So now we start with the chapter जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 which deals with the topic of charges. ठीक है ना. अब देखिए सीक्वेंस वापस से चल रहा है हमारा. अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी अबाउट द डिबेंचर्स. अब जब डिबेंचर्स हम इशू करेंगे तो डिबेंचर कौन से वाले होते हैं नॉर्मली? सिक्योर्ड. अब सिक्योर्ड डिबेंचर है मतलब हमने असेट क्या करी है, गिरवी की है, मॉर्गेज करी है, किसके फेवर में? डिबेंचर होल्डर के फेवर में. अगर हमने बैंक से लोन लिया होगा तो हमने बैंक को प्रॉपर्टी क्या करी हुई है? गिरवी करी हुई है. मुझे बताइए ये बात किसको पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी गिरवी करी है? ठीक है, लेट मी टेल यू एग्जांपल देके बताता हूं. एक कंपनी है समझ लो, ठीक है, और एक बैंक है. अब इस समझो इस कंपनी के पास में 3 प्रॉपर्टी है. ठीक है, एक प्रॉपर्टी है लेट से नोएडा में, एक प्रॉपर्टी है गुड़गांव में और एक प्रॉपर्टी है फरीदाबाद में. ठीक है, फरीदाबाद में एक कंपनी के पास 3 प्रॉपर्टी है, नोएडा, गुड़गांव एंड फरीदाबाद. डन. अब सुनिएगा अच्छे से. इस कंपनी ने इस बैंक से लोन लिया तकरीबन 100 करोड़ का. जो प्रॉपर्टी नोएडा की उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है 70 करोड़, इसकी वैल्यूएशन है 50 करोड़, इसकी वैल्यूएशन है 120 करोड़. 3 प्रॉपर्टियां हैं कंपनी की ओन्ड और कंपनी बैंक से लोन ले रही है. अब बैंक से लोन ले रही है कंपनी तो कंपनी बैंक क्या मांगेगी कंपनी से कि मैं आपको लोन देती हूं 100 करोड़ का, बदले में आप मुझको क्या दो? असेट्स गिरवी करो. अब हमारे पास 3 असेट्स है. मान लो ये कंपनी का मैं सीएस हूं, मेरे पास 3 असेट्स है देने के लिए. तो मैं बोलता हूं सर एक काम करिए, 2 ले लीजिए ये नोएडा गुड़गांव वाली, या तो एक ही ले लीजिए फरीदाबाद वाली. आपको तो मतलब किससे है? अच्छा, प्रॉपर्टी से मतलब है कि प्रॉपर्टी गिरवी की जा रही है सिर्फ गारंटी के लिए. बैंक को प्रॉपर्टी चाहिए कि प्रॉपर्टी सिर्फ चाहिए सिक्योरिटी के लिए? बैंक को तो मतलब नहीं प्रॉपर्टी से. ऐसा तो बैंक को कोई दिल नहीं आया कि मैं जो फरीदाबाद की प्रॉपर्टी बेचूंगा पैसे ले लूंगा. बैंक को तो मतलब किससे है? अपने लोन के रिकवरी से. अगर बैंक को अपना लोन मिल गया तो क्या बैंक फरीदाबाद की प्रॉपर्टी को हाथ लगाएगा? नहीं, ना उसको हाथ लगाएगा नोएडा को. बैंक को तो मतलब ही नहीं किसी प्रॉपर्टी से. बैंक को चाहिए भैया गारंटी दे दे, एश्योरेंस दे दे. बराबर. तो बैंक को ये प्रॉपर्टी, मैंने बोला कि सर 2 में से चुन लो, बैंक ने बोला सर फरीदाबाद दे दो, तो मैंने फरीदाबाद किसको दे दिया? बैंक को. यानी फरीदाबाद प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की है. कंपनी की है. वो प्रॉपर्टी भी किसका हक आ गया आपके पास से? बैंक का भी. ये बात कौन जानता है? ये बात कौन जानता है? बैंक जानती है और कंपनी जानती है. क्या ये पता है थर्ड पार्टी को? अब तक जो मैंने कराया इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रिएशन ऑफ चार्ज. अभी हमने क्या किया? क्रिएशन ऑफ चार्ज किया. जब अपनी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी डिबेंचर होल्डर के नाम पे या किसी बैंक के नाम पे क्या करती है? चढ़ाती है. हक चढ़ाना. प्रॉपर्टी के मालिक कौन रहेगा? कंपनी. बस उस मालिकाना हक पर क्या आ चुका रहेगा? किसी का हक आया होगा. हक मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे चार्ज. चार्ज के बहुत मतलब होता है. मैंने आपको बताया था हर मीनिंग के, हर वर्ड के 3-4 मतलब होते हैं. हम मोबाइल चार्ज करते हैं, किसी क्रिमिनल के नाम पे चार्जशीट फाइल होती है. चार्जशीट फाइल होती है किसी क्रिमिनल पे, चार्जशीट. वहां पे चार्ज करना मतलब किसी के नाम पे कोई आरोप चढ़ाना. यहां तक कि मोबाइल का जो नाम मैं ले रहा हूं, मोबाइल पे भी जो बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज. उसको हम लोग फिर से चार्ज करते हैं, मतलब चढ़ाते हैं. और यहां पे भी चार्ज का मतलब जिस बैंक के नाम पे कोई हक नहीं था वो चढ़ाया है. तीनों कहानी में मतलब एक ही है कि सर जो चीज किसी के नहीं थी उस पर उसका क्या दिया गया है? हक दिया गया है. हक, टेम्पररी हक. अब वो वेस्टेड भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट भी हो सकता है. हमारी कहानी में कौन सा इंटरेस्ट है? कॉन्टिंजेंट. व्हाट इज कॉन्टिंजेंट? विच मे और विच मे नॉट अराइज. विच मे अराइज मतलब अगर कंपनी ने लोन पे किया तो वो ऐसा इंटरेस्ट कभी होगा ही नहीं बैंक के पास. बट अगर कंपनी ने लोन पे नहीं किया तो बैंक के पास वो इंटरेस्ट आ जाएगा. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज. बट अब इस बताऊं सिर्फ एक ही चीज हुई है. चार्ज क्या हुआ है? क्रिएट हुआ है. क्रिएट का मतलब फरीदाबाद प्रॉपर्टी पर बैंक का क्या आ चुका है? हक आया है, इंटरेस्ट आया है. बैंक के पास वो प्रॉपर्टी गिरवी की गई है. और ये बात सिर्फ दुनिया में 2 लोग जानते हैं, कंपनी और बैंक. अब सोचिए जरा सा सिंपल सी बात, एक थर्ड पार्टी है. ठीक है, लेट से आपके शहर में रहता है पप्पू, है ना? आपके शहर में पप्पू रहता है. तो पप्पू को प्रॉपर्टी बाय करनी है. कौन सी वाली प्रॉपर्टी बाय करनी है? कंपनी से. वो कंपनी के पास गया, सर प्रॉपर्टी है क्या? कंपनी बोलती 3 प्रॉपर्टी है, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव. पप्पू ने तीनों प्रॉपर्टी समझी और बोलता मुझे तो ये पसंद आई. कौन सी? फरीदाबाद वाली. क्या पप्पू प्रॉपर्टी बाय कर सकता है? जो पूछ लो सोचिए बताइएगा. क्या पप्पू को प्रॉपर्टी बाय करनी है? हाँ करनी है. उससे कंपनी से बात करी, कंपनी ने उसको झांसा दिया क्या बोलकर कि बिल्कुल
प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो। कंपनी के पेपर्स किसके पास गिरवी पड़े हैं? बैंक के पास। बट क्या कंपनी डुप्लीकेट पेपर बना सकती है? आपको शायद पता ही, डुप्लीकेट पेपर बनाना बहुत बड़ी चीज तो होती नहीं है। हाँ, वो अलग बात है, उसको पता कराना मुमकिन भी है, जैसे नकली नोट होता है, नकली नोट बनते ही है, और उसको पता करना हमारा काम है। नकली नोट बनाना बंद नहीं कर रहे, वो तो कर भी नहीं पाएंगे हम लोग, हाँ, बट चेक तो कर सकते हैं। वैसे ही पेपर नकली बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं। कंपनी ने नकली पेपर बना दिए, किसके? फरीदाबाद के। और असली पेपर कहां पे गिरवी है? बैंक के पास। नकली पेपर बना के पप्पू को पकड़ा दिया, पप्पू तो है ही पप्पू, उसको लगा अरे भाई यार खतरनाक पेपर है, चलो प्रॉपर्टी मेरी, पैसे तेरे। पैसे किसको मिल गए? कंपनी को। प्रॉपर्टी के पेपर किसको मिल गए? पप्पू को। अब पप्पू उस प्रॉपर्टी पे हक जमाना चाहता है। मीनवाइल बैंक भी आती, बोलते नहीं ये प्रॉपर्टी पे तो मेरा अधिकार है। पप्पू बोलता नहीं सर मेरा अधिकार है, और कंपनी बोलती है वो सब तुम छोड़ो, मेरे पेपर मेरे नाम, मालिक मैं हूं पेपर का। मतलब प्रॉपर्टी एक, मालिक तीन। क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉपर्टी किसकी होगी? कंपनी की, बैंक की, या पप्पू की? प्रॉपर्टी एक, ओनर तीन लोग क्लेम कर रहे हैं। कंपनी बोलती है मालिकाना हक मेरे हाथ पे, बैंक बोलती है सर पेपर मेरे पास गिरी हुई है, पप्पू बोलता है मैं तो परचेजर हूं सर, मेरे पास तो पेपर भी देख लो आप। तो इस कहानी में हकदार कौन है प्रॉपर्टी का? वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट अबाउट पप्पू? विल ही क्लेम द प्रॉपर्टी? विल ही गेट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी? आंसर इज कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एंड ये पता पढ़ाने के लिए या तो प्रॉपर्टी किसकी होगी? बैंक की, या तो प्रॉपर्टी किसकी होगी? कंपनी की। बैंक की प्रॉपर्टी कब होगी? जब लोन रिपे नहीं होगा, और अगर लोन रिपे हो गया तो बैंक अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगी और प्रॉपर्टी वापस किसके पास आ जाएगी? कंपनी के पास। इन एनी केस द प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू पप्पू। रीजन इसका सिंपल सा है कि प्रॉपर्टी किसी और के पास गिरवी थी। अब पप्पू बोलते सर मुझे बताया नहीं गया था, बस मुझे पढ़ाना कुछ और आपको, इसलिए मैं इतना लंबी कहानी बताया, मुझे पढ़ाना क्या है आपको। पप्पू बोलता मुझे मालूम ही नहीं था कि आपने ये प्रॉपर्टी गिरवी की है। तो आरओसी बोलता है सर आपसे मालूम पड़ेगा, जब से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को रजिस्टर भी करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम होता है क्रिएशन एज वेल एज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। आप जो करें अब तक के बैंक और कंपनी के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन, जो सिर्फ दो लोगों को पता होता है, बट जब ये दुनिया जान जाए इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन। अब पप्पू जैसे आदमियों को जब से रजिस्टर हो जाएगी प्रॉपर्टी, उसके बाद से एवरीवन कैन फाइंड इट आउट कि कौन सी प्रॉपर्टी कंपनी ने क्या करी हुई है, गिरवी करी हुई है, और कौन सी प्रॉपर्टी फ्री है। मतलब आप जाकर चेक कर सकते हो एमसीए रिकॉर्ड में। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं एग्जांपल के तुरंत से, हालांकि जरूरत तो नहीं है वैसे, बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं जाऊं एमसीए वेबसाइट पर, आप जब यहां जाएंगे और मैं आप जब क्लिक करूंगा एमसीए, इफ यू सी हियर दिस साइड, सेकेंड नंबर आपको दिख रहा होगा, आई होप यू कैन रीड द वर्ड इंडेक्स ऑफ चार्जेस। मिल रहा है आपको? मैं इसको और बड़ा कर देता हूं तो आप देख पाएंगे इसको अच्छे से, इंडेक्स ऑफ चार्जेस। अगर मैं इसको क्लिक करूं और जाऊं अंदर तो मेरे 5 मिनट बर्बाद होंगे, साबित कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको बाद में कभी देख लीजिएगा, बट आप किसी भी कंपनी का सिन नंबर डालिए 21 डिजिट वाला, उस कंपनी के नाम पर कितने लोन चढ़े हुए हैं सब आप देख पाएंगे आराम से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी भी फुर्सत से कर लेना आप। जैसे अपन आए थे उस दिन डायरेक्टर का लिस्ट दिखी थी, वैसे आप कंपनी के नाम पे चढ़े हुए चार्जेस की लिस्ट देख सकते हो, साथ साथ में कितने लोन लिए हुए, ठीक है, कितने लोन लिए हैं, कितने अमाउंट का लोन है, किस बैंक से लोन लिया हुआ है, सब कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट है। विद इन 1 मिनट भी लगे नहीं है। और अगर मैं चाहूं अभी भी तो विद इन 20 सेकंड आप घड़ी पे देख सकते हो, 20 सेकंड में मैं खोल के दिखा सकता हूं। इतने कम टाइम पे आप चेक कर सकते हो क्या? इंडेक्स ऑफ चार्जेस। तो जब मैं बता सकता हूं आप देख सकते हो, तो पप्पू देख सकता है कि नहीं? तो ये देख सकता है। आज के बाद से हर बंदा रजिस्टर ऑफ चार्जेस देख पाएगा, देखेगा, और देखने के बाद तसल्ली करेगा कि ये प्रॉपर्टी गिरवी है या फ्री है। अगर गिरवी है तो खबरदार वो प्रॉपर्टी के साथ क्या किया तुमने, डील किया। तो अगर डील किया तो बेवकूफ कौन होगा? वो पप्पू खुद होगा। तुम कंपनी में ब्लेम मत करना, किसी भी ब्लेम मत करना, क्योंकि ये पूरा सामने में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे क्या है, गिरवी है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ कांसेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज एज वेल एज। सिर्फ क्रिएशन काफी नहीं होता, साथ में क्या जरूरी है, रजिस्टर करना। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ क्रिएटिव ज्यादा नहीं है। एक तो अमेंडमेंट बहुत खतरनाक आया इसके अंदर में, एक वो पढ़ने लायक है, बाकी चैप्टर में दम नहीं है। 11 सेक्शन टोटल, 77 से 87 बैक टू बैक 11 सेक्शन है। 2-3 बातें बताऊंगा आपको, ऐसे कुछ पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके इसके अंदर में 9 फॉर्म्स है, आपको 9 फॉर्म अपने आप याद भी हो जाएंगे, बिना याद करवाए याद हो जाएंगे, ठीक है। विद इन हाफ एन आवर चैप्टर हो भी जाएगा। क्या क्या सेक्शन है? सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, चार्जेस को रजिस्टर करवाएगी और उसी के रिकॉर्ड में। सिंपल। 78 अगर कंपनी नहीं कराएगी तो कौन कराएगा? चार्ज होल्डर कराएगा, मतलब बैंक या डिबेंचर होल्डर वो कराएंगे, ठीक है। 79 क्या बोलता है कि अप्लाई टू सर्टेन मैटर, जहां पे कि प्रॉपर्टी पहले से क्या है, किसी के नाम पे ऑलरेडी चार्ज है, ठीक है, वो पॉइंट। 80 में बताया कि डेट ऑफ नोटिस, मतलब नोटिस कब से दी जाएगी चार्ज की,
जिस दिन प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है, इसी डीम्ड, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा नोटिस, वी कॉल इट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि प्रॉपर्टी गिरवी है या नहीं है, ये हर बंदे को मालूम है कि होना चाहिए, होना चाहिए, है कि नहीं मुझे मालूम। जैसे पप्पू का कहानी में, उसने जब फरीदाबाद प्रॉपर्टी बाय की थी, तो बाय करने के बाद उसने क्या किया होगा, उसने रजिस्टर ऑफ चार्जेस देखे होंगे, देखे भी होंगे, समझे भी होंगे, उसके बाद उसने बाय किया है, मतलब गलती इसमें पूरी किसकी है, पप्पू की, ऐसा माना जाएगा, ठीक है ना। 81 में हम लोग बात करेंगे रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट विद रजिस्ट्रार, वो हम लोग कवर करेंगे। एमसीए जो आपको मैं दिखाता रहता है, एमसीए वाला, वो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। 82 इज कॉल्ड एज अ चार्ज का सेटिस्फेक्शन, मतलब जैसे चार्ज क्रिएट होता है वैसे चार्ज उतरता भी है। चार्ज चढ़ाया था ना, चढ़ाया था, मैंने बोला था आसान भाषा में, वैसे जब चार्ज लोन रिपे हो जाएगा तो बैंक अपना चार्ज क्या कर देगी, उतार देगी, बोलेगी कि तुम्हारे प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं है। ये जो एग्जांपल फरीदाबाद वाला प्रॉपर्टी था, अभी बैंक ने बोला कि मेरे प्रॉपर्टी पे हक है, कल से बैंक क्या बोलेगी जब लोन पे हो जाएगा तो, कि मेरा तुम्हारे प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, ऐसा बोलेगी। 82 क्रिएशन, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। 83 में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज, एंट्रीज, ठीक है, वो ठीक है। सबसे मेन है 84, इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर या मैनेजर। यहाँ पे क्या होता है बताओ, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल हेडिंग देके बताता हूँ। अभी मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया कि बैंक से आपने लोन लिया और आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को क्या करी, गिरवी की, वॉलंटरी की कि कंपल्सरी की, आपने अपनी प्रॉपर्टी दिल से करी कि जबरदस्ती करवाई गई, दिल से करी, आपने खुशी से की। इसमें क्या होता है, आपकी कंपनी हो रही है वाइंड अप, वाइंड अप हो रही है, कंपनी है इंसॉल्वेंट, वाइंड अप हो रही है। वाइंड अप का मतलब वापस से वही, असेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है। मुझे बताइए, असेट को बेचना पड़ेगा, असेट कौन बेचेगा, कंपनी डायरेक्टर बेचेंगे क्या, किसको पता है, किसने पढ़ा है लिक्विडेशन अकाउंट्स वगैरह, लिक्विडेटर होता है, वी कॉल लिक्विडेटर, वी कैन इट कॉल इट एज अ रिसीवर, ऑफिशियल मैनेजर, ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हो। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, असेट बेची जा रही है, तो कंपनी के डायरेक्टर असेट नहीं बेचेंगे, पता है क्यों, डायरेक्टर असेट कैसे बेचेंगे पता है, 10 करोड़ के असेट बेचेंगे वो 12 करोड़ में। लिक्विडेटर क्या करेगा, डायरेक्टर कितने बेचेगा प्रॉपर्टी को, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचेगा 12 करोड़ में, 6 करोड़ कैश, 6 करोड़ चेक। क्या बोला मैंने, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कितने बेचेगा, 12 में ही, बट 6 करोड़ कैश, 6 करोड़ चेक। तो चेक के 6 करोड़ कहां पे आएंगे, बैंक अकाउंट के एंट्री में आएंगे, 6 करोड़ जाएंगे डायरेक्टर के जेब में। और कैसी एंट्री पास होगी कि प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी बट 4 करोड़ घाटे में बेची गई, बिकॉज हमको बायर नहीं मिले, हमने क्या करा, 6 करोड़ में बेच दिया। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसके साथ, डायरेक्टर के साथ में, इसलिए कोर्ट अपॉइंट करता है लिक्विडेटर। अब आप ऐसे पूछेंगे सर कोर्ट वो लिक्विडेटर भी कर सकता है, हाँ, कर तो सकता ही है, बट हमारे को भरोसा है कि भैया वो नहीं करेगा क्योंकि वो कोर्ट का आदमी है, ऐसा माना जाता है, वो नहीं करेगा। तो वो 10 की प्रॉपर्टी 12 में बेचेगा, ऐसा ऐसा, चलो वो तो बाद में बात बेचेगा। फिलहाल वो प्रॉपर्टी बेचने का हक किसके पास था अब तक के, कंपनी के पास था। जब से प्रॉपर्टी या कंपनी क्या हो रही है, इंसॉल्वेंट या वाइंडिंग अप, प्रॉपर्टी बेचने का हक किसके पास चला गया, लिक्विडेटर के पास चला गया। किस नाते से गया, who will sell the property of the company till now, directors. Now the property selling rights has been transferred by company to the liquidator or the receiver or the manager. By what virtue it has been transferred, so it is transferred in the virtue of section number 84, जहां पर कि प्रॉपर्टी का आज के बाद हक बेचने का किसके पास रहेगा। ये वैसे हो गया जैसे कि प्रॉपर्टी का हक कंपनी के पास था, पर जब हमने लोन लिया तो किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो हमने चार्ज क्लियर किया कि नहीं, बस वैसे ही आज बैंक हटाओ और किसको डालो, लिक्विडेटर को। आज भी वही हो रहा है, जो प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, कंपनी के नाम पे, आज भी कंपनी नाम पे ही है, बट उसको बेचने का हक कंपनी के पास नहीं है, किसके पास है, लिक्विडेटर के पास। ये कौन जानता है, बैंक जानती है, सॉरी कोर्ट जानता है, लिक्विडेटर जानता है और कंपनी जानती है नहीं है। बट मॉर्गेज वर्ड, इसलिए मैंने बार बार चार्ज वर्ड यूज किया, आप ऐसे कह लो को समझा दो अच्छे से। चार्ज इज अ बिगर वर्ड, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, 3 अलग अलग मतलब होते हैं। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में प्लेज, इसके एक नाम होता है पॉन, पाउनर, पाउनी, सुना है। प्लेज किसका होता है, पाउन किसका होता है, गुड्स का, गुड्स को दिया तो पाउनर, देने वाला पाउनर, लेने वाला पाउनी, बट वो गुड्स होता है। नॉर्मली कार वगैरह क्या होती है, हाइपोथिकेट। कभी भी अपना कार लेते हो ना, उस पे एचपी हायर परचेज वगैरह पे आपके आरसी बुक में दिखाते हैं कि कार इज हाइपोथिकेटेड टू द लेंडर, जो भी पैसा था। और प्रॉपर्टी जो इमूवेबल होती है, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या होती है, मॉर्गेज। तो मॉर्गेज इज इमूवेबल प्रॉपर्टीज
इसके लिए आप टोपा पढ़ो, टोपा पढ़ा होगा आपने कई लोगों ने, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ेंगे, सेक्शन 54 55 टोपा, ओनली एंड ओनली विच प्रॉपर्टी इमूवेबल मॉर्गेज होती है। अगर आप पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट फाउंडेशन में, आप पढ़ेंगे प्लेज, वहां पे मॉर्गेज नहीं पढ़ाते, वहां प्लेज क्योंकि वो गुड्स है और हाइपोथेकेशन अलग होता है। पर इन तीनों केसेस में आप कर क्या रहे हो, प्रॉपर्टी किसी के पास चार्ज दे रहे हो। चार्ज बड़ा वर्ड है, मतलब एवरी मॉर्गेज इज अ चार्ज, यस, एवरी चार्ज डजंट मीन मॉर्गेज। और एक बार बताओ आपको, एक हस्बैंड वाइफ डिवोर्स केस फाइल हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो रहा है, वाइफ और हस्बैंड अलग हो जाएंगे। अब आज के बाद हस्बैंड क्या करेगा, वाइफ को एनुमनी पे करेगा, वो होता है ना अमाउंट देते 15,000 20,000 जो भी अमाउंट फिक्स करेगा कोर्ट, एनुमनी। अब इसका मतलब क्या है, हस्बैंड हर महीने वाइफ को 15-20,000 रुपए देगा और नहीं दिया तो जेल जाएगा। इससे वाइफ खुश में रहेगी, अच्छे से जेल जाएगा हस्बैंड। अगर हस्बैंड प्रॉपर्टी 15,000-20,000 पर मंथ नहीं देगा तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का हक होगा। अब मुझे बताइए, हस्बैंड ने मॉर्गेज करा नहीं, दिल से करा नहीं, हाइपोथेकेट किया नहीं, प्लेज किया नहीं, फिर भी वाइफ की प्रॉपर्टी, वाइफ का प्रॉपर्टी पे क्या है, हक है। इसको बोलते चार्ज। चार्ज इतना खतरनाक बड़ा वर्ड है जिसकी तुलना आप कर सकते नहीं, सबसे बड़ा वर्ड चार्ज है। उसका एक पार्ट है मॉर्गेज, इतू सा इनमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो मूवेबल रहेगा, उसमें भी अगर पर्सनल रहेंगे, जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या होती है हमेशा, प्लेज, सोना चांदी गोल्ड, जाके हम जाके मुथुट फाइनेंस जाके क्या करते हैं, प्लेज, जाके बोलना मुथुट फाइनेंस में मुझे गोल्ड मॉर्गेज करना है। बोला क्या पगला गया क्या, गोल्ड मॉर्गेज करना है सर, मतलब मैं समझूंगा नहीं भैया, मतलब तुम समझो। वो बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, गोल्ड मॉर्गेज कर रहे हैं, कार हाइपोथेकेट कर रहे हो तो समझ में आता है, तो कार को सर मॉर्गेज कर रहे, कार मॉर्गेज नहीं होती, कार हाइपोथेकेट होती है। तो आम भाषा में जो आपने बोला, या कई लोग समझते हैं सर बात तो एक ही है मॉर्गेज, आम भाषा में सब एक दूसरे को चिपका सकते, कुछ भी बोल दो। पर लॉ के भाषा में चार्ज बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब इनफैक्ट अगर मैं चार्ज नहीं भी क्रिएट कर रहा हूं दिल से, फिर भी चार्ज क्रिएटेड है। और ये जो आप बोल रहे थे ना कि कंपनी तो चार्ज नहीं किया, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। ये हस्बैंड वाइफ हमारी तो एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे वो जो लिक्विडेटर है वो कहीं की वाइफ की कैटेगरी में आ गई और हस्बैंड कंपनी के डायरेक्टर हो गए। जो डायरेक्टर ने तो दिया नहीं, बट वाइफ ने ले लिया, मेरे प्रॉपर्टी निकाले यहाँ से, चल प्रॉपर्टी मेरी हो गई, अब वो प्रॉपर्टी वो बेचेगा। जबकि क्या कंपनी ने दिया लिक्विडेटर को, नहीं दिया, क्रिएटेड बाय लॉ। तो बहुत बड़ा वर्ड है चार्ज, इसलिए अपन क्रिएशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, ना कि क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज पढ़ रहे हैं, ना ही क्रिएशन ऑफ हाइपोथेकेशन पढ़ रहे हैं, ना ही क्रिएशन ऑफ प्लेज पढ़ रहे हैं। चार्ज इज अ बिगर वर्ड, किसी के प्रॉपर्टी क्या आना, हक आना, हक, इंटरेस्ट, दिलचस्पी, जो भी आप वर्ड यूज करो वो है टॉपिक चार्ज, ठीक है ना। तो 84 में वो पढ़ेंगे, 85 में हम लोग चार्ज क्रिएट करेंगे अपने रजिस्टर्स में, और जो भी पढ़ा है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी पनिशमेंट वगैरह दी हुई है, ठीक है। चलिए, तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट आता है सेक्शन 2 क्लॉज 16, व्हाट इज चार्ज। चार्ज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 216 डिफाइंस एज टू मीन एन इंटरेस्ट, बार इंटरेस्ट का मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट। हर वर्ड के मतलब बहुत सारे होते हैं, है ना। मेरा तुम में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है तुम में, ऐसा नहीं होता है, दिलचस्पी है। मेरा तुम में बहुत इंटरेस्ट है तो दिलचस्पी है। तो वैसे कंपनी का बैंक में या बैंक का कंपनी में क्या है, बहुत इंटरेस्ट है, मतलब दिलचस्पी है। मतलब बैंक को बहुत क्यूरियोसिटी है कि कंपनी की प्रॉपर्टी का क्या होता, बैंक को बहुत इंटरेस्ट है कंपनी की प्रॉपर्टी पे, तो बैंक का कंपनी के प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट है या हक है, लीन हक है ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग एज अ सिक्योरिटी एंड इंक्लूड, जो आपका क्वेश्चन या बाकी लोगों का क्वेश्चन होगा तो समझ में आ जाएगा, इंक्लूड मॉर्गेज। चार्ज के बड़े सर्कल में अगर मैं डायग्राम बताऊं तो इतना बड़ा चार्ज है, तो इसमें से इतना पोर्शन शायद क्या होगा, मॉर्गेज, इतना पोर्शन क्या होगा, हाइपोथेकेशन, ऐसा करके पूरा कंप्लीट चार्ज बनता है। तो वो डायलॉग जो बोलते हैं ना अपन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही यू कैन ऑलवेज सी कि ऑल चार्जेस कैन नॉट बी कॉल्ड एज मॉर्गेज बट डेफिनेटली ऑल मॉर्गेज क्रिएट्स अ चार्ज। अगर मॉर्गेज किया है मतलब आपने चार्ज तो क्रिएट किया ही है, और चार्ज किया है हाँ मतलब मॉर्गेज किया है। कौन बोला, चार्ज के बहुत तरीके होते हैं, तो चार्ज किया मतलब मॉर्गेज किया ही होगा, जरूरी नहीं है। चार्ज इंक्लूड्स स्मॉल कैटेगरीज कॉल्ड एज मॉर्गेज, ठीक है। सर क्या खासियत है चार्ज की, सिंपल मैंने बोल्ड करके दिया हुआ आपके सामने, दो पार्टी होना चाहिए, एक क्रिएटर एक चार्ज होल्डर। हमारे एग्जांपल में कंपनी और वो बैंक थी, कल जाके कंपनी और डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दो आदमी लगेंगे, एक देने वाला जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है और एक लेने वाला चार्ज होल्डर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो भी हो रहा है किसके लिए हो रहा है, फरीदाबाद के लिए, नोएडा के लिए, गुड़गांव के लिए, मतलब सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी शर्त यह है कि द बोरोअर
इज ऑफरिंग वन और मोर स्पेसिफिक असेट एज अ सिक्योरिटी ऑफ रिपेमेंट, यहां पे फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि सर इट एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट। अगर आप जाते हो मुथूट फाइनेंस में और जब आपके आप गोल्ड गिरवी करते हो तो आप ये चाहते नहीं कि गोल्ड बिक जाए मेरा, आप बोलते हो गोल्ड रखना संभाल कर रखना, मैं आऊंगा 2-4 दिन में या 2-4 महीने में और ले जाऊंगा छुड़वा के अपनी गोल्ड। गोल्ड मैं दे रहा हूं टेम्पररी पर्पज के लिए, तुमको कहीं ये ना लगी कि भैया मैं भाग जाऊंगा, इसलिए मैंने गोल्ड दिया हुआ है और मैं आऊंगा 3 महीने में, पैसे लौटाऊंगा तुम्हारे विथ इंटरेस्ट लौटाऊंगा और अपना गोल्ड लेके जाऊंगा। तो पहली शर्त यहां पे यही होती है कि अजम्पशन ये होता है चार्ज का कि प्रॉपर्टी क्या करेंगे हम लोग, बिकवाएंगे कि छुड़वाएंगे, छुड़वाएंगे। ये अजम्पशन है, ये अनटोल्ड अजम्पशन है, कोई बोला नहीं लेकिन बिना बोले ये अज्यूम्ड है कि प्रॉपर्टी क्रिएट की ही किसके लिए गई है, छुड़वाने के लिए। और सर बिकवानी होती तो फिर सर ये सब टाइम पास क्यों किया, पहले ही भेज देते बैंक को, ले तू 100 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच ले और तो खरीद ले। फिर देयर वुड बी पीपल कॉल्ड एज बायर एंड सेलर। वी आर नॉट यूजिंग फॉर बायर सेलर बिकॉज मेरा मोटो बेचने का नहीं है और मैं चाहता भी नहीं, कोई चाहता नहीं यहां पे कि प्रॉपर्टी लेकर क्या करवा दे उसको, वो तो सर मजबूरी में आखिरी में अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर वो उसके लिए किया जाए। तो किसी को शौक नहीं है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी मेरी अक्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। और लास्ट में चार्ज कैन बी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। अब ये भी आसान है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। मतलब क्या हो सकता है, फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर में भी। मतलब ये जो हंस भवन है इसकी, इस पर कौन सी चार्ज लगेंगी, फिक्स्ड चार्ज। और फ्लोटिंग चार्ज मतलब कार पे, कार ऐसे फ्लोट होती है, जाती है, शिप जाती है, ये यहां से यहां आ गई तो कौन सा चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, क्योंकि यहां से फ्लोट हो गया। फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, ऐसा ही होता है कुछ। क्या एक लैंड पर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, लैंड पर, जो लैंड शायद क्या हिलती नहीं है, लैंड पर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। व्हाट यू मीन बाय फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, क्योंकि इंग्लिश में फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग का मतलब बहुत अलग है। पानी कौन सा नेचर का है, फ्लोटिंग, पानी फ्लोटिंग होता है। पेड़ कौन सा है, फिक्स्ड, जमीन में गड़ा हुआ है, फिक्स्ड। इंग्लिश में फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मतलब कुछ और होता है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या लैंड पर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, यस और नो। क्योंकि लैंड कॉमन सेंस है, बच्चा बता सकता है कि लैंड कौन सा असेट है, फिक्स की फ्लोटिंग, फिक्स असेट है। तो लैंड तो फिक्स असेट है, हाँ तो असेट होगा, मैंने कौन मना किया, मैंने बोला कि लैंड पर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है, लैंड पर फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है क्या। चलिए देखिए, फिक्स चार्ज, अ चार्ज इज फिक्स्ड और स्पेसिफिक when it is made specifically to cover assets which are capable of being ascertained or definite at the time of creating the charge। वो चीज जो क्रिएट करते समय फिक्स थी और चार्ज क्रिएट करते समय और एंड तक के, जैसे वो बोल रहा था जिसको मैंने बोलने दिया नहीं, स्टार्ट से लेकर एंड तक के चार्ज क्या रहेगा, नेचर फिक्स रहेगा। मतलब अब 2 ऑप्शंस है, एक कंपनी सैमसंग, सैमसंग, हाँ ये क्या कर रही है, इसके पास S10 मोबाइल फोन है, S10, ये क्या कर रही है, लोन ली बैंक से, और क्या करी इसने, बैंक को गिरवी करी। क्या, 2 ऑप्शंस, या तो S10 का मोबाइल फोन या स्टॉक। अब सुनना मेरा एग्जांपल, ये बैंक है, बैंक को बोला भैया लोन दो 100 करोड़ का, बैंक बोले बदले में क्या देगा, तो बोले सर S10 के मोबाइल फोन बहुत सारे हैं, लोन पे नहीं किया तो क्या ले जाना, जितना भी स्टॉक है S10 का वो ले जाना। बैंक बोली ठीक है। दूसरा बोली, बैंक बोली मेरे को पागल समझिए, S10 आज चल रहा है, लोन 4 साल बाद तेरा रिपे होने वाला है, 4 साल बाद जब तू लोन रिपे नहीं करेगा तो मैं S10 ले जाऊंगा क्या, तब तो S10 चलेगा, तब तो S14 चलेगा। तू तेरा S1 था पहले, फिर S2 था, ऐसे करके तूने सारे स्लीपर कोच बना लिए, S1 S2 S3 करके सारे स्लीपर कोच बना लिए, अब वो B1 B2 में जाएगा सैमसंग, ठीक है ना। तो अभी उसका S10 चल रहा है। अब 2024 में जब लोन पे नहीं होगा तो तुम बैंक को क्या बोल रहे हैं, सर सारा S10 ले जाना। बैंक बोलती मेरे को पागल मत समझ, मैं S10 ले जाऊंगी नहीं, मैं क्या ले जाऊंगी, स्टॉक। तो स्टॉक ही तो है S10, नहीं 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 तू समझी नहीं, स्टॉक का मतलब जो 2024 में स्टॉक रहेगा मैं वो ले जाऊंगी।
अब इस कहानी में दोनों चार्ज आ गए, फिक्स्ड भी है और फ्लोटिंग भी है। अगर बैंक बोली वो मुझे मालूम नहीं, मैं तो एस्टेन ले जाऊंगी, तो डे वन ना 2019 से 2024 तक के दुनिया को पता है कि बैंक क्या ले जाने वाली है, S10। कौन सा चार्ज है, फिक्स चार्ज है। बट बैंक बोली मैं पागल तो इतनी हूं नहीं कि 2024 में क्या ले जाऊंगी तुम्हारा S10 मोबाइल फोन, जो कि चिल्लर रहेगा उस समय, क्योंकि तब तो शायद और नई टेक्नोलॉजी आ चुकी रहेंगी और तब S10 को कोई पूछेगा नहीं। जैसे कि i10 आज चल रहा है iPhone 10, और iPhone 10 की जगह पे iPhone 6 दे रहे होंगे आप आज गिरवी करके, या उल्टा ले लेते हैं, आज से 6 साल पहले जब iPhone 5 चल रहा होगा या 4 चल रहा होगा, जब एप्पल कंपनी ने 2014 में iPhone 4 गिरवी किया, और क्या बोला होगा 2019 में नहीं लिया ना तो ले जाना क्या iPhone 5 या iPhone 4। क्या करेंगे iPhone 5 और 4 का, सोचो क्या करेंगे। जब iPhone 10 और 8 चल रहा है अच्छे से और X चल रहा है, क्या करूं मैं iPhone 4 और 5 और 6 का, चिल्लर है, रद्दी है। वो तो रिक्शा वाला भी निकाल लेता है, रिक्शा चलाते हैं, रुको 1 मिनट आ रहा हूँ घर पे, एक सवारी छोड़ के आ रहा हूँ। iPhone 6 देखा मैंने, वो उसकी आवाज में रिंगटोन समझ में आ जाता है अच्छे से। मेरा खुद का अब तक OnePlus चल रहा है, वो रिक्शा वाला निकाल के बात करता है, अब सवारी छोड़ के आ रहा हूँ करके, सच में नहीं आवाज उसके रिंगटोन से मालूम पड़ रहा था। देखा भी मैंने तो iPhone 5 या 6 होगा कोई पुराना वाला, मिल जाता है 15-10 हज़ार में मिल जाता है आजकल पुराना, एक तो सेकेंड हैंड ऊपर से मिलता है। देखो रिक्शा वाले के पास है अभी, वो बैंक बोलते मैं उठा के ले जाऊंगी, क्या करेंगे उठा के ले जाके। वही चीज आज S10 के साथ होगा, 2024 में S10 ले जाएंगे, क्या करेगा। तो बैंक के पास 2 ऑप्शन है, या तो बैंक S10 ले जाएगी, S10 ले जाएगी तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया, फिक्स्ड, क्योंकि 19 से 2024 5 साल तक तय था कि बैंक क्या ले जाने वाली है, S10 का मोबाइल फोन। बट बैंक भी चालाक है, बैंक बोलते नहीं सर मुझे S10 नहीं होना, मुझे क्या चाहिए तुम्हारा स्टॉक। अब वो स्टॉक उस समय कौन सा रहेगा मैं देखूंगी, उस समय कुछ और होगा तो वो ले जाऊंगी, तुम्हारे जो टैबलेट्स होंगे वो ले जाऊंगी, जो जो उस समय का होगा वो मैं ले जाऊंगा स्टॉक। तो ये कौन से नेचर का हो गया, वेरिएबल नेचर का, क्योंकि यहाँ पे S10 मतलब नहीं है, यहाँ पे उस समय S12 हो सकता है, 14 हो सकता है, कुछ और हो सकता है, जो भी होगा उस 2024 में बैंक ले जाएगी, वो चीज क्या कहलाता है, इसको हम लोग फ्लोटिंग चार्ज। तो स्टॉक कौन सा नेचर का आइटम है, फिक्स्ड है कि फ्लोटिंग है। सर स्टॉक कौन से नेचर का आइटम है, फ्लोटिंग, बस स्टॉक पे कौन सा चार्ज हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। एंड कॉपी पेस्ट उल्टा मारो, लैंड कौन सा आइटम है, फिक्स्ड आइटम है, पर लैंड पे चार्ज फिक्स तो होगा ही होगा, फ्लोटिंग भी हो सकता है। सर एग्जांपल देके समझाओ, एग्जांपल देके समझा सकते हैं, लैंड पे फ्लोटिंग चार्ज कैसे हो सकता है। मैंने बैंक को बोला, हाँ ये एग्जांपल, मैंने बैंक को बोला सर मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, कौन सी 3 प्रॉपर्टी है, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव। बैंक बोले बता कौन सी लो, वैसे जो चाहिए ले लो। मैं बोला तू बता ना कौन सी लो, मैं बोला सर आपके पास मेरे पास 3 है और ले लो। बोले इसमें से कोई और है क्या, बोले सर और नहीं, लेकिन अभी और लेने वाला हूं मैं प्रॉपर्टी। मेरा सर मैं DLF हूं सर, मैं रोज ही प्रॉपर्टी बाय सेल करते रहता, मैं टेंशन मत लो मैं बहुत लेता हूं। तो बैंक बोलते अच्छा एक काम करते फिर तेरे सारे प्रॉपर्टी में मेरा हक है, मतलब फरीदाबाद भी नहीं, गुड़गांव भी नहीं, नोएडा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती रहती है। कल गाजियाबाद आ जाएगा, परसों कुछ और आ जाएगा, मैं तो रोज प्रॉपर्टी बेचता करते रहता हूं, मैं DLF हूं ना, मैं तो रोज खरीदता बेचते रहता हूं। बैंक बोलते तुषार सर एक काम करो फिर आप फरीदाबाद वगैरह मत दो मुझको, आप ये लिख दो कि 100 करोड़ के लोन के लिए कंपनी के जितने भी फिक्स असेट्स है वो गिरवी है। यानी गिरवी फरीदाबाद भी है क्या, फरीदाबाद भी गिरवी है क्या, हाँ भी और ना भी। गिरवी नोएडा है क्या, हाँ भी और ना भी। क्या मैं फरीदाबाद बेच सकता हूं, यस। अगर ये फिक्स चार्ज होता तो, अगर ये चार्ज फिक्स होता तो फरीदाबाद प्रॉपर्टी बैंक के पास पेपर ही जमा हो जाते बैंक के पास, आप फरीदाबाद को हाथ लगा सकते नहीं थे। आज मैं बेच सकता हूं फ्लोटिंग चार्ज फरीदाबाद, यस। मैं नोएडा बेच सकता हूं, गुड़गांव बेच सकता हूं, क्योंकि बैंक को फरीदाबाद से मतलब नहीं, बैंक को मतलब है कंपनी के सारे एसेट से। इसी फरीदाबाद प्रॉपर्टी को मैंने क्या बना दिया, फ्लोटिंग चार्ज। तो प्लीज अंडरस्टैंड, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ क्रिएशन, नेचर ऑफ राइट डिपेंड्स द वर्ड। फ्लोटिंग है कि फिक्स्ड है। अगर एक बंदे का राइट सिंबल्स भाषा में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के पता है कि क्या है, ये डे 1 से पता था कि यही है, तो ये क्या हो गया, फिक्स चार्ज। बट ऐसे कोई भी बॉटल बनते रहेंगे मेरी कंपनी में और आपको जो चाहिए ले जाना, इस विच कैटेगरी ऑफ चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। कंपनी को इससे मतलब नहीं, कंपनी को किसी से भी मतलब है। अगर कल ये नहीं मिलेगा तो बैंक बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बैंक को चाहिए कुछ भी बेचूं पैसे निकाल लूं, तो बैंक ये बेच दे कुछ भी बेच दे, बेच के पैसे से मतलब। कौन सा चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। बट सर ये मुझे बता दो आप, फिक्स चार्ज। क्लियर। बाकी पूरा बुक में दिया हुआ अच्छे से डिफरेंस क्या है। फिक्स चार्ज नॉर्मली किस पर होता है, स्पेसिफिक असेट पे होता है। मैंने कभी भी नहीं बोला इट शुड बी ऑन फिक्स असेट, इट कैन बी इवन ऑन विच असेट, ये स्टॉक पे भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आप पहले से बता दो कौन सा स्टॉक, S10, iPhone X
बोलो, मुझसे बोलो, नाम बताओ कौन सा प्रॉपर्टी। आप नाम बोलो, वो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, फिक्स्ड। आप बोलोगे सर ले जाना जो चाहिए वो, जो चाहिए वो, ऐसा बोलोगे सर तो इधर आना पड़ेगा बाजू में, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या है, S10 है, फ्यूचर में क्या आने वाला है मुझे क्या मालूम, पर जो भी आएगा ना वो सब ले जाएंगे। कौन सा चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। ये देखो, अगर फिक्स चार्ज करोगे आप वो प्रॉपर्टी को डील, अगर आपने फरीदाबाद गिरवी किया तो बेच सकते फरीदाबाद नहीं, बट अगर हमने फरीदाबाद पे कौन सा प्रॉपर्टी चार्ज किया है, फ्लोटिंग चार्ज, कैन यू सेल फरीदाबाद, यस, क्योंकि वो चार्ज पे पूरा हक तो है नहीं, तो फ्लोटिंग चार्ज। ज्यादा मतलब इतने ज्यादा होना चाहिए कि सर 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। 100 करोड़ के लोन के लिए यू शुड हैव अ प्रूफ कि आपके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो तो अलग ही कहानी उसकी मैथमेटिक्स से। और अभी आप कुछ पूछो उसके पहले मैं बता दूं, या कोई भी कुछ पूछो उसके पहले बता दो कि सर कौन सा चार्ज अच्छा है। तो अगर मैं कंपनी एंगल से बात करूं, कंपनी एंगल से तो फ्लोटिंग अच्छा है, बट बैंक एंगल से कभी भी बैंक बोलेगी सलाह मेरे को नाटक, तुम्हारा नाटक नहीं चाहिए, तुम जो नाटक कर रहे हैं मेरे साथ में, कल कोई ले लेना, कोई ले लेना, मालूम पड़ा कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे तुम्हारा कोई मिल गया वाला कहानी नहीं चाहिए मुझे। तुम एक काम करो, तुम इस सब नाटक मुझे मत दिखाओ, मेरे पास फरीदाबाद ये है वो है, एक चुपचाप से एक प्रॉपर्टी गिरवी कर दो, खत्म करो। तो इफ यू सी फ्रॉम द बैंक्स एंगल वी कैन ऑलवेज फोकस ऑन फिक्स्ड, बट इफ यू वांट फ्रॉम आवर एंगल इट कैन बी फ्लोटिंग। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कंपनी की बैंक। सर जो दे रहा है वो मालिक है सर, 100 करोड़ दे रहा है, क्या चाहिए बताओ, तो वो बोलेगा फिक्स्ड। तो चल आवाज थोड़ी कर सकते, नहीं दूंगा, चल बोले भाई आवाज क्या कर रहा है, मेरे बैंक में आके मेरे को बोल रहा नहीं दूंगा, तो मत दे, मत दे। तो कंपनी यहां पे झुक जाती है, कंपनी बोलती है सर आप बोलो क्या है, तो फिक्स चार्ज होता है, फिर फ्लोटिंग भी होता है, ठीक है, डिपेंड्स। देन ये भी आसान सा पॉइंट है, एग्जाम में नॉर्मली आता है, फ्लोटिंग चार्ज को क्रिस्टलाइज, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल मींस नॉर्मली होता है कि जैसे पानी का बर्फ जम जाता है, तो वैसे यहाँ पे भी पानी को हम लोग फ्लोटिंग मानते हैं, यहाँ पे भी जो नेचर है फ्लोटिंग चार्ज को हम लोग फ्लोटिंग मानते हैं, बट द मोमेंट यहाँ पे जो 3 आइटम मैंने दिए है वो हो गए, तो वो जो फ्लोटिंग नेचर है वो क्या बन जाएगा, फिक्स्ड। अभी मैंने बोला आपको 19 से 24, आप सुनना ये एग्जांपल जो था, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, 2019 से 2024 तक बोला था मैंने, अरे 19 से 24, क्या 24 के पहले भी फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो सकता है, 24 के पहले भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, 2022 में भी हो सकता है, हो सकता है। अगर कुछ हालत पैदा होगा ऐसे, जैसे कि कैसे, आपने कंपनी लिक्विड में चली गई, जो आपके बुक में लिखा हुआ है सब कुछ, कंपनी किस में चलेगी, लिक्विडेशन में, आप अपना धंधा बंद कर रहे हो, आपका S1 चल नहीं रहा तो आपने धंधा बंद कर दिया, और क्या बोलते हैं सर 2 साल बाद देख लेना S3 13 ले जाना, 13 आगे ले जाना, तुम तो 11 इस लेवल में बिजनेस बंद कर रहे हो अपना, तो वी विल नॉट वेट फॉर 2024, अभी ले जाएंगे। और तीसरा, व्हेन द क्रेडिटर और द डिबेंचर होल्डर टेक सम स्टेप्स टू एनफोर्स द सिक्योरिटी, जैसे एग्जांपल इनके जब बैंक एग्रीमेंट होती है ना, लोन डीड उसको बोलते हैं हम मॉर्गेज डीड, उसमें लिखा होता है बैंक एग्रीमेंट में कि अगर आपने लगातार 2 इंस्टॉलमेंट क्या किए, नहीं पे किए, उसमें कुछ रूल्स होता है, अलग अलग बैंक के अलग अलग होता है। जैसे मैंने जितने कंपनी के काम किए हुए, कुछ बैंक बोलती है कि सर 6 महीने का टाइम देते हैं, इफ यू डिले बार हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ, मतलब अगर आप लगातार 6 इंस्टॉलमेंट ब्रीच करते हो तो जाकर बैंक क्या समझती है कि जो कंपनी लगातार 6 इंस्टॉलमेंट नहीं दे रही है, मतलब कंपनी लोन पे करने के इरादे से नहीं है, तो वो इन्फोर्स कर लेती है। कुछ बैंक बोलते 2 महीना, कुछ बोलते 1 महीना, तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, टाइम क्लॉजेस, ये करने पर हम एनफोर्स कर लेंगे। तो जिस दिन वो एक्ट करोगे आप उस दिन एनफोर्स, तो 3rd पॉइंट वही लिखा हुआ है कि, और 4था पॉइंट वही लिखा मैंने, एनी इवेंट स्पेसिफाइड इन द डीड, डीड में जो लिखा हुआ है, अगर डीड में लिखा है कि ये होने पर हम प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे, कब्जे में ले लेंगे, तो ले लेंगे। तो 2024 के पहले कभी भी हो सकता है, 2024 के पहले कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है, 2024 के पहले कंपनी अपना बिजनेस सीज भी कर सकती है, 2024 के पहले से कोई इवेंट आ सकता है जिसमें कि ये साबित हो रहा है कि कंपनी लोन पे करने नहीं वाली, और ऐसे में बैंक डर गई, क्योंकि बैंक को डर लगना स्वाभाविक है कि सर मेरे पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगे, तो बैंक बोलती सर स्टॉप राइट नाउ, जो फ्लोटिंग था बहुत हो गया, फ्लोटिंग, अब मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार चाहिए, और वो उस दिन फ्लोटिंग क्या बन जाएगा, फिक्स्ड। दैट मोमेंट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। 3rd पॉइंट में विद द क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर टेक स्टेप्स टू एनफोर्स, मतलब जिस दिन उनको मालूम पड़ता है कि लोन पे ही नहीं हो रहा। तो 4th पॉइंट और 3rd पॉइंट में डिफरेंस क्या है, 4th पॉइंट में आप एक हिंट दे रहे, हिंट, 4th पॉइंट में तो आपने क्लियरली बोल दिया भैया हम नहीं पे कर रहे, मतलब जब उन्होंने अपना स्टेप ले लिया क्या करने का, प्रॉपर्टी को उठाने का, तो उस दिन जब उठाएंगी, एनफोर्स देयर सिक्योरिटी, अंडरलाइन 3 वर्ड्स, एनफोर्स
देयर सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी उठाने की बात कर रही है। वो जिस दिन होगा उस दिन आपको लेना पड़ेगा। मतलब जिस दिन उन्होंने क्या अपॉइंट कर दिया, रिसीवर, या वो कभी भी हो सकता है, 24 हो सकता है, 22 हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राइट, कुछ केसेस दिए आपके नॉलेज के लिए वहां पे भी, ठीक है। एक माथुरी राव वाला केस है वर्सेस पेंड्याला, AIR 1970-225, आंध्र प्रदेश का केस है, AP वाला केस। द एसेंस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इज दैट द सिक्योरिटी रिमेन्स डॉर्मेंट। ये बहुत अच्छी वर्ड्स बताई है कि सबसे बड़ी फीचर क्या है फ्लोटिंग चार्ज की, कि सिक्योरिटी डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब हिडन है। ऐसा मानो कि लोन लिया ही नहीं है, ऐसा मानो कि लोन पे प्रॉपर्टी गिरवी की ही नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी गिरवी की ही नहीं है तो आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ले सकते हो, कुछ भी। तो अज्यूम्ड करो कि आपने प्रॉपर्टी कभी बेची ही नहीं, या फिर सॉरी प्रॉपर्टी कभी गिरवी करी ही नहीं, इट इज बी कॉल्ड एज अ डीम। तो यहां पे लिखा हुआ है डॉर्मेंट अंटिल इट इज बिकम फिक्स्ड, ठीक है। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा लाइन लिखी हुई, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अ फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट अ फ्यूचर सिक्योरिटी। अभी आपको ये कुछ बताया था कि फ्लोटिंग चार्ज में फ्यूचर असेट भी गिरवी हो सकता है, बराबर। क्या बोला था मैंने, याद है आपको? सैमसंग वाले एग्जांपल में आप 2022-24 के भी मोबाइल फोन गिरवी कर रहे हो, पर यहां पे कुछ लिखा हुआ है, देखो। अब फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट अ फ्यूचर सिक्योरिटी। ये क्या मतलब है? इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इट इज अ प्रेजेंट सिक्योरिटी विच प्रेजेंटली अफेक्ट्स ऑल असेट्स ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस टू बी इंक्लूडेड इन इट। सिक्योरिटी फ्यूचर नहीं है, सिक्योरिटी प्रेजेंट है। मतलब गिरवी कब किया आपने? आज किया है। कौन सी सेट गिरवी की आपने? आज की भी और फ्यूचर की भी। ये फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है। सर मतलब क्या डिफरेंस, क्या दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेजेंट सिक्योरिटी एंड फ्यूचर सिक्योरिटी? प्रेजेंट का मतलब होता है आपने आज ही फ्यूचर की सारी राइट्स क्या कर दी है? गिरवी कर दी है। कौन सी सिक्योरिटी? प्रेजेंट सिक्योरिटी। क्या बोला फिर सुनिएगा, प्रेजेंट का मतलब आपने आज जो फ्यूचर में होने वाला है वो गिरवी कर दिया। ये क्या होता है? प्रेजेंट सिक्योरिटी ऑन फ्यूचर असेट्स। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यूचर सिक्योरिटी? सर जब 2022 आएगा तब देखेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर आप क्रिएट ही 2022 में करोगे, कौन सा सिक्योरिटी कराएगा? फ्यूचर। बट आप कर आज रहे हो, उसका इफेक्ट कब आएगा? 2022 में या 24 में। दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट सिक्योरिटी हैविंग अ इंपैक्ट ऑन फ्यूचर असेट्स। इसने हमें क्लियरली बोला, इट्स अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। द होल्डर ऑफ सच चार्ज cannot confirm that assets are specifically mortgaged to him. The assets are mortgaged in such a way, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। असेट ऐसी मॉर्गेज की गई है कि मॉर्गेज दैट इज द कंपनी कैन डील विद देम विदाउट द कंकरेंस ऑफ द मॉर्गेजीज। मॉर्गेजीज मतलब यहाँ पे मल्टीपल मॉर्गेजी भी हो सकते हैं। इसको आपने सुना होगा, अगर आपने टोपा पढ़ा होगा अच्छे से, तो वी हैव टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। पुस्तिन मॉर्गेज सुना आपने? पुस्तिन मॉर्गेज के बारे में आपने पढ़ा होगा। सब मॉर्गेज, एक ही मॉर्गेज को हम लोग 3 लोगों को मॉर्गेज कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी को। अभी मेरी प्रॉपर्टी फरीदाबाद की 120 करोड़ की थी। मेरी प्रॉपर्टी फरीदाबाद वाली कितने करोड़ की थी? 120 करोड़ की। मैंने लोन लिया SBI बैंक से, कितने रुपए का? 20 करोड़ का। क्या मैं उस 20 करोड़ के लोन के लिए फरीदाबाद गिरवी कर सकता हूं? क्या बोला, समझ नहीं आया। मैंने लोन लिया SBI से, कितने रुपए का? 20 करोड़ का। मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी, कितने रुपए की? 120 की। क्या मैं 120 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी कर सकता हूं? हाँ जी। अब मैं 1 साल बाद गया PNB के पास और 20 करोड़ का लोन लेने के लिए, क्या मैं सेम प्रॉपर्टी दे सकता हूं कि नहीं? यस। बैंक क्या बोलेगा? अरे SBI तुम तो उसको दे दिया। अबे उसको दिया कुछ नहीं है, उसको उसका कितना हिस्सा है इसमें से? पूरी प्रॉपर्टी उसकी है क्या? SBI की पूरी प्रॉपर्टी है, 20 की 20 का है, बाकी तेरे पैसे है। और अभी मैं और करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी और स्कोप बचा हुआ है। मैं एक प्रॉपर्टी पे 50 लेंडर खड़ा कर सकता हूं। इसको बोलते हैं पुस्तिन मॉर्गेज। एक होता है सब मॉर्गेज, मॉर्गेज पे मॉर्गेज, मैंने बैंक को दिया, बैंक ने किसी और को दिया। टोपा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत टाइप की मॉर्गेज होती है। एनामोलस मॉर्गेज सुना है? सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, बहुत टाइप की मॉर्गेजेस है। तो मॉर्गेज बहुत टाइप्स होती है, उस पर अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पे। तो मॉर्गेज पढ़िए, आपको समझ में आएगा ये टॉपिक। तो मॉर्गेज के बहुत तरीके हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग अलग कैटेगरी, उसके अंदर में भी बहुत वैरायटी और है। ठीक है, तो ये 2-3 केसेस आपके होमवर्क के मैं दे देता हूं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम काम की बात पे आते हैं। नाउ स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 77। लॉ में आते सीधा डायरेक्टली सेक्शन 77। इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट 77 में आया हुआ है, सबको पता होगा शायद। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िएगा अमेंडमेंट क्या है।
अच्छा, बिना अमेंडमेंट के पहले मैं बता दूं पहले होता क्या था। पहले क्या होता था? एनीवन हु नोज अबाउट अर्लियर, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लोग बैठे हुए जिनको अमेंडमेंट पता ही नहीं कुछ कि सच में आया भी, अच्छा आया भी है क्या, ऐसे भी टाइप के लोग होंगे। कुछ को मालूम है सर आया तो, लेकिन समझता नहीं सर क्या आया है। तो ऐसे सब लोगों के लिए पुराना याद होगा उनको, और जिनको पुराना मालूम ही नहीं है वो तो बहुत ही लकी लोग हैं, उनको पुराना आता ही नहीं है। तो अब जो पढ़ाऊंगा वो पहली बार घुसेगा दिमाग में, तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, पुराना क्या था? 3 स्लैब्स थी, 30 दिन, 300 दिन और 300 दिन के ऊपर 30, 30 से 300, अबाउट 300। क्या था तीनों स्लैब के मतलब? चार्ज कब रजिस्टर होगा? चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर। ये पहला वाला, इसमें मत ध्यान देना, तो यहाँ पे टाइम पास करोगे। पुराना वाला क्या था? चार्ज क्रिएट के 30 दिन के अंदर आप रजिस्टर करेंगे, किसके पास? और उसके बाद जाके कौन सा फॉर्म भरेंगे आप? CHG 1 या CHG 9। 1 अगर आप किससे लोन ले रहे हो, 1 उल्टा पलटे। 9 अगर आप किससे लोन ले रहे हो? डिबेंचर होल्डर से। अगर डिबेंचर होल्डर के अलावा कोई और भी होगा, CHG 1, CHG 1, CHG 9। कौन सा फॉर्म? CHG 1 या CHG 9। किसके पास जाओगे आप? ROC के पास। कब तक जाओगे आप? चार्ज क्रिएट करने के विदिन 30 डेज। ये पुराना वाला है, सुन लो पहले। सर गलती हो गई सर, 30 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं सर, आप 300 दिन तक कर सकते हो, 300 डेज तक कर सकते हो। किसके पास? ROC के पास ही। क्या पे करके? एक्स्ट्रा फीस पे करके। एक्स्ट्रा फीस पे करके का ये नाटक कब तक चलेगा? 300 दिन तक के। तो 300 दिन भी हो गए, मतलब 10 महीने हो गए टाइम पास करते हुए। सर अप्रूव CHG 1 या 9 नहीं भरा, 315 दिन हो गए, भर सकते हो? बिल्कुल सर। CG के पास जाओ, कौन सा फॉर्म भर के? CHG 10। CG के पास जाओ, CG हाँ बोलेगा तो बिल्कुल करोगे। ये नाटक था पहले 3 स्लैब में, 30 डेज, 30 से 300 डेज, 300 डेज से अब 3 थे। अब भूल जाओ उसको जो पढ़ाया मैंने। अब आते काम की बात पे। अभी पहला स्लैब पहला ही है, कौन सा वाला? पहला कब करोगे? 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज तक नहीं कर पाए तो अब उसमें मैंने 2 चीज बनाई यहां पे। सर 2 चीज क्या है? ये वो है जो लोन लिया गया है कब। ये 2 फ्लोचार्ट बनाया मैंने आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के बाद, आफ्टर 5-10 मिनट्स। अभी नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। अभी समझो, 5 से 10 मिनट्स के बाद आपको मजा आएगा ये फ्लोचार्ट देख के, सर सब खत्म हो गया इसके अंदर में। ठीक है ना? ये कौन सा लोन है? चार्ज क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एक्ट। ऑर्डिनेंस पास कब हुआ है? ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था? ऑर्डिनेंस एक्ट जनवरी 2019। एक पहले ऑर्डिनेंस आया था, आपको मालूम है? वो कब आया था? 2 नवंबर को। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो प्रेसिडेंट पास करता है, बट वो पास कब होना चाहिए? जब हाउसेस वापस रिअसेंबल हो जाए, विदिन 6 वीक्स। 6 वीक्स में असेंबल हुई नहीं और पास नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस कैंसिल हुआ और फिर आया। अब मुझे पता है 2 ऑर्डिनेंस है, 2018 और 2019। 2 ऑर्डिनेंस नहीं, एक्चुअली एक ही ऑर्डिनेंस है। वो जो 18 वाला था वही क्या हो गया, कॉपी पेस्ट होके 19 बन गया। आप जो पढ़ रहे हो वो 19 वाला है, बट वो 19 वाला नहीं, वो 18 वाला ही एक्चुअली। जो 18 में पास हो चुका, मतलब अप्लाई हो चुका था बट पास नहीं हुआ, तो फिर कहां चले गए लेके इसको? 19 में लेके आ गए। तो जनवरी में ये क्लियर हुआ। अब जनवरी में हुआ, इसलिए आपको जून एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट दिसंबर एग्जाम में ये ऑब्वियसली एप्लीकेबल रहेगा अब। ठीक है? जब भी ऑर्डिनेंस पास हुआ उसके पहले चार्ज लिया होगा। जैसे एग्जाम्पल, चार्ज कब लिया होगा? दिसंबर महीने में। नहीं, चार्ज नहीं, सॉरी, लोन कब लिया होगा? दिसंबर महीने में। पॉसिबल है? अरे लोन बैंक के अलग अलग कंपनी रोज लोन लेते रहती है। जो लोन कब लिया गया है? ये ऑर्डिनेंस पास होने के पहले। और नेक्स्ट पैराग्राफ जो पढ़ेंगे अब, ये वाला फ्लो चार्ट, ये कौन सा फ्लो चार्ट होगा? जो लोन कब लिया गया है? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस। मतलब कल, आज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी के बाद सारे कहां पे आएंगे? नीचे वाले फ्लो चार्ट में, पर उस पर बाद में आएंगे अपन, पहले ये पढ़ते हैं। ये कौन सा फ्लो चार्ट है? लोन कब लिया है? ऑर्डिनेंस के पहले। चार्ज कब क्रिएट कर रहे हो? ऑर्डिनेंस के बाद। अरे एक मिनट, लोन कब लिया है? चार्ज ऑर्डिनेंस आने के पहले। चार्ज कब क्रिएट किया है? ऑर्डिनेंस आने के पहले। जब दोनों पहले हो गए तो फिर यहां को पढ़ रहे हैं। एक और चीज, लोन कब लिया है? चार्ज ऑर्डिनेंस आने के पहले। फाइल कब किया है? ऑर्डिनेंस आने के पहले। तो कौन सा रूल फॉलो किया होगा? वो 30 दिन वाला। खत्म हो गया वो। आप लोगों को पढ़ने में मजा कब आएगा? जब लोन कब लिया है? ऑर्डिनेंस के पहले, बट ऑर्डिनेंस आने के पहले तक के चार्ज भरना भूल गए और अचानक से क्या आ गया? ऑर्डिनेंस आ गया। और ऑर्डिनेंस में वो 300 दिन वाला कंसेप्ट है ही नहीं। अब क्या करोगे? तो अब लाइन पढ़िए उसके लिए।
पहला कब करोगे आप? विद इन 30 डेज। नहीं किया तो कब तक करोगे? 300 दिन में। अच्छा, आप बोले 300 दिन का पॉइंट क्यों रखा है अभी भी? कैन एनीवन टेल मी द लॉजिक बिहाइंड दिस? जब सर ऑर्डिनेंस में ये पॉइंट हट चुका था तो ये 300 दिन दिए क्यों है? इसको हम लोग कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 20 से। किसी ने पढ़ा संविधान आर्टिकल 20, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस सुना है? ज्यादा भारी पड़ रहा क्या सर? ये कम पढ़ा तो बहुत बड़ी बात है, वो कहां चले गए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस? छोड़ो। वाई वी आर गिविंग 30 डेज 300 डेज इवन आफ्टर नया एक्ट आने के बाद, ऑर्डिनेंस आने के बाद? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब लोन लिया गया था तब कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? नया कि पुराना? उन्होंने लोन की क्या सोच के लिया होगा? सोचो जरा, मेरी बात समझो और मुझे आंसर दो। जब दिसंबर में या नवंबर में लोन लिया गया होगा, क्या सोच के लिया गया होगा? कि हम आराम से भरेंगे, 30 दिन में भरेंगे, और नहीं तो कब भरेंगे? तुम्हारा क्या जाता है, हम भरेंगे, ये सोच के लिया था। और तुम रातों रात लॉ बदल देते हो। अच्छा, लॉ बदलने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सर वो किस पे होना चाहिए इंपैक्ट उसका? आने वाले के लिए। हाउ कैन यू गो फॉर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड दैट टॉक्स अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस? और वो कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 20 में, संविधान में। उसे 3 पॉइंट दिए आर्टिकल 20 में, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, डबल जियोपार्डी, सुना होगा आपने, ठीक है ना? एक बंदे को डबल सजा नहीं मिलती किसी एक क्राइम की। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब जो लॉ जिस समय नहीं था, सजा उसकी बैकडेट से नहीं होती है। वैसे लॉ कब बना? जिस जनवरी में, तो लॉ की पेनल्टी कब से आएगी या एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? जनवरी के बाद से लिए गए लोन के लिए। जनवरी के पहले वाले लोन के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? पुराना वाला। उन्होंने कितना टाइम दिया है? 30 दिन। 30 दिन में नहीं करते तो कहां जाओ? 300 दिन। क्या जाके भरो? एडिशनल फीस। हाँ, अब बस पंगा यहां है, अगर 300 दिन में भी नहीं होते तो पहले क्या रूल था? सीजी के पास जाओ। अब सीजी का पॉइंट तो हटा ही दिया पूरा, तो इन्होंने बोला सर आपको मैं और 6 महीने देता हूं, क्या पे करके? एडिशनल फीस देके। मतलब स्लैब कैसा हो गया? बिफोर आफ्टर। व्हाट इज बिफोर? 30 डेज, 30 के बाद 300 दिन, और 300 दिन के बाद आपको क्या मिल रहा है फिर से? और 180 दिन। ठीक है। बिफोर में कब तक चार्ज फाइल करेंगे आप? 30 डेज के अंदर। नहीं किया तो कितने दिन के अंदर कर सकते हो? 300 दिन, और उसके बाद 180 दिन। ये फिर से बता रहा हूं, ये कौन से बिफोर मतलब कौन से चार्ज की बात हो रही है? जो लिया कब गया है लोन? मैं वापस चाहता हूं सब लोग एक बार सुने अच्छी तो रिप्लाई करें उस बात का। ये लोन कब लिया गया? लेफ्ट साइड वाला ऑर्डिनेंस आने के पहले लोन लिया गया है। और लोन का चार्ज भरना कब चाहिए था? ऑर्डिनेंस आने के पहले भर देना चाहिए था, बट नहीं भरे। और कई बार तो कुछ लोग इतने मनुष्य होते हैं कि लोन लिए कब थे? ऑर्डिनेंस एक दिन पहले। अच्छा, वो चाहते थे कि हम कब भरेंगे? 30 डेज में। अरे बट 2 दिन में अमेंडमेंट आ गया, इसलिए बोला मैंने उतने मनुष्य होते बोलो कि वो लोन ही उस दिन लेते जिस दिन उनको मालूम था, मालूम नहीं था, लेकिन वो लोन लेते तो गवर्नमेंट बोलता रुक अभी तक बताता हूं मैं। इस टाइप के लोग होते हैं। तो जानबूझ से ऑर्डिनेंस अब पास हुआ, तो अब तुमको ऑर्डिनेंस पास हो गया, तो गलती उनकी तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस दिन लोन लिया था उस दिन उनके पास क्या लॉ एप्लीकेबल था? 30 डेज 300 डेज, उनको मैंने लॉ दिया है। बराबर। तो ये फ्लोचार्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको अच्छे से। इफ चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस, तो वहां पे फ्लोचार्ट पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चार्ज क्रिएटेड कब तक करना है आपको रजिस्टर के पास? विद इन 30 डेज। पहला पॉइंट कौन सा है? विद इन 30 डेज। बराबर। अगर नहीं किए तो इफ नॉट रजिस्टर विद इन 30 डेज देन हाउ मच टाइम वी आर गिवन? 300 डेज। ये भी आप करेंगे क्या पे करके? कौन सा फी भर के? एडिशनल फीस। वो भी नहीं करते हो तो आपको क्या मिलेंगे? 6 मंथ्स। तो यहां पर 3 पॉइंट हो गया अलग अलग। अगर ये मान लो ऑर्डिनेंस होता ही नहीं, ऑर्डिनेंस आता ही नहीं, तो ये फ्लोचार्ट में क्या मिस्टेक होती? यहां पे इसकी जगह पे क्या होता? सीजी होता। बट ये अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब ऑर्डिनेंस आ चुका है, अब ये नहीं पढ़ेंगे। अब हम ये उसको हटा देंगे। अब हम क्या बोलेंगे? 180 दिन मिलेंगे आपको, और आप इसके क्या पे करिए? एडिशनल भरिए और आप भरिए। और आप कुछ पूछ सर अभी भी नहीं कर रहे तो फिर तो आपको, क्योंकि अभी भी नहीं कर रहा है मतलब अभी भी देखो, अभी तो 180 दिन हुए नहीं अब तक के, क्योंकि 300 प्लस 80 कितने होते हैं? 480 डेज, मतलब तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल तब तक हुए नहीं, क्योंकि 1.5 साल तो कब होंगे सर? अगले अगस्त सितंबर में, क्योंकि एक्ट ऑर्डिनेंस कब आया है? इस साल के जनवरी में। जनवरी से जनवरी 12 महीना, तब जाके 365 दिन खत्म होंगे। उसके बाद और 100 से 150 दिन मिल रहा है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तब गवर्नमेंट क्लैरिफाई करेगी क्या करना है।
हाँ बस मतलब नहीं, अभी तो यहाँ बस है पुराने वाले में, क्योंकि पुराने में इसलिए बस है क्योंकि तुमने लोन तब लिया था, इसलिए तुम्हारे साथ ज्यादा नाटक नहीं कर रहा हूं मैं, नाटक नए के साथ ज्यादा हुआ है, क्योंकि नए वाले तो आए नए में है, तो उनको तो अप्लीकेबल कौन सा रूल होने वाला है, नया वाला, उनको तो क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। उनकी जो जो चार्ज आज लेंगे 11 सितंबर को, वो कहाँ देखेंगे, सीधा नीचे यहाँ पर जो चार्ज, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया अच्छे से, ये पॉइंट भी लिख दिया है। नाउ आफ्टर कमेंसमेंट, ये वाले ऑर्डिनेंस के बाद CHG 10 नाम का जो फॉर्म है वो कंसेप्ट ही गायब हो चुका है दुनिया से। देयर इज नथिंग कॉल्ड CHG 10, जो एक जमाने में बहुत फेमस हुआ करता था, इस जमाने में मतलब 1 साल पहले तक के, जब मैं पढ़ाया करता था और जब मैं कंपनी में काम किया करता था, तो ये बहुत फेमस चार्ज होता, CHG 10 नाम का फॉर्म होता था, जिससे बहुत नाटक होता था, क्योंकि CHG 10 भरने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, तो बहुत बहुत अलग फॉर्म था वो। एंड वी हैव डन सो मच वर्क ऑन दिस फॉर्म्स। मेरे पास कई सारे कंपनी काम आते थे जो क्या करते थे, लोन ले लेके भूल जाते थे। मेरे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे कंपनी का रूसूल ही यही है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, कि भैया आप, मैं बैंक को जाकर बताता हूँ, बैंक को जाके क्या बताता हूँ पता है, वो मेरी कंपनी चिल्लाते हैं मेरे पैसे, कई बार मैं जाके बैंक को बताता हूँ भैया लोन देना नहीं जब तक CHG फाइल नहीं होगा। लोन सैंक्शन करना कब, व्हेन यू मेक ए अग्रीमेंट, लोन क्या होगा, सैंक्शन। बट लोन का डिसबर्समेंट जब 100 करोड़ बैंक के पास से कहां जाएंगे, कंपनी के पास, वो जो ट्रांसफर होगा वो किस दिन होगा, जब आपको CHG 1 का चालान मिलेगा, तब तक बैंक को क्लियर इंस्ट्रक्शन है लोन देना ही नहीं। मेरी बैंक कंपनी चिल्लाती है तुषार तो हमारा आदमी कि उनका आदमी है, बस मैं तो आपकी तरफ से ही हूँ, ये कौन सा मेरी तरफ है, ठीक है, वैसे की बात हो गई कि मैं तो हूं तुम्हारी तरफ, सर मैं तुम्हारी तरफ से ही हूं सर, क्योंकि अगर मैंने बैंक को बोला लोन दे दो तो तुम मेरे पे चढ़ोगे, बैंक कंपनी वाले, अरे तुषार देख लेंगे बाद में, देख लेंगे बाद में। आज मैं बताऊं, मेरा रिकॉर्ड है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं 2 या 3 दिन में CHG 1 भरा गया। हम 30 डेज फॉलो कभी करते नहीं, 2 दिन में, क्योंकि मैंने कंपनी की गला पकड़ लिया था मैंने, सब पैसे तभी मिलेंगे जब आप CHG 1 भरोगे। और पता नाटक कौन करता है, CHG 1 ना भरने का नाटक, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसको ना भरने का, कंपनी को, क्योंकि बैंक को तो ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर CHG 1 नहीं भरा गया तो किसका नाम पैसे चढ़ नहीं रही है। CHG 1 भरने से क्या होता है, चार्ज क्रिएट होता है और रजिस्टर होता है, जब तक CHG 1 नहीं भरोगे तब तक कौन फंसेगा, कंपनी की बैंक, कंपनी नहीं, कंपनी को मजे है कि लोन मिल गया और प्रॉपर्टी क्रिएट ही नहीं हुई है, तो कंपनी तो चाहती थी कि लोन आ जान दे, बाद में भर देंगे। अब बाद में भरने से होता क्या था, टाइम बहुत जाता था, नहीं बैंक भरती थी, लेकिन बैंक को फिर वही बात है, बैंक ये सब काम नहीं करती ना, पॉइंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बैंक ये काम करेगी, बैंक लोन देते बैठेंगे लोगों को कि CHG 1 भरते बैठेंगे, लिखा है, अच्छा लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में बैंक ये सब काम नहीं करती, तो ये सब काम हमने एज CS करना चाहिए। तो मेरा तो कंसेप्ट ऐसा है, बट ये मैं अपनी कंपनी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे कई सारी कंपनियां थी जो मेरे क्लाइंट नहीं थी और जिन्होंने लोन ले लिया 2-2 साल पहले, एंड दे यूज्ड टू कम टू मी एंड से कि सर वी हैव टेकन लोन बट सर वी फॉरगॉट टू हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड एज CHG 1, हम तो कभी सर देखे ही नहीं फॉर्म, मैं लोन कब लिया, तो 2 साल हो गए। कुछ तो लोन आप CHG 1 भरने के बाद, पता लोन भरने के बाद, रिपे करने के बाद, लोन रिपे करे, मतलब जहां पे CHG 4 भरना चाहिए सेटिस्फेक्शन का, तब वो क्या भरने आते थे, CHG 1। तो इस टाइप की कंपनी के काम होते थे, बट अब ये सब चीजों को नाटक समझ के उन्होंने गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब क्या है, चलो काम की बात पे आते हैं, अब क्या कंसेप्ट है, अब चार्जेस क्रिएट कब होंगे, पहला पॉइंट वही है अभी भी, कौन सा वाला, 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन में नहीं किया तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 60 डेज। 60 डेज में क्या होगा, आप क्रिएट करेंगे किसको पे करके, ROC को पे करके, क्या, एक्स्ट्रा फीस। और अभी भी अगर 60 डेज में नहीं हुआ तो विल गेट 1 मोर 60 डेज, तो 30 और 60 कितने हो गए, टोटल 120 डेज। पर आपको तब क्या पे करना पड़ेगा, एड वैलोरम फीस। व्हाट इज एड वैलोरम फीस, अमाउंट तो प्रॉपर्टी से ज्यादा मेन लोन के अमाउंट से, क्योंकि प्रॉपर्टी कई बार कैसे होती है, अगर 1,000-100 करोड़ का लोन है पर वी गिव प्रॉपर्टी ऑफ 1,000 करोड़, ऐसा नहीं, लोन की जो अमाउंट रहेगी, अभी पता है फीस कितनी होती है, 500 रुपए की फीस होती है फॉर्म भरने की, लोन है 500 करोड़ का और फॉर्म की फीस कितनी होती है, 500 रुपए, 1,000 रुपए। अब हमने क्या कर दिया, इफ यू डू नॉट रजिस्टर विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज, आप 60 डेज के बाद भी कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको क्या भरना पड़ेगा, एड वैलोरम फीस। इससे पता है क्या होगा, अगर लोन 500 करोड़ का भी लोन है तो इस पर क्या लगेगा, आपसे परसेंटेज लगेगा, और फीस कितनी लगेगी आपकी फॉर्म भरने की, जितना बड़ा लोन उतनी बड़ी फीस। लोन अगर 1,000 करोड़ का, फीस और बढ़ेगी। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कंपनियां क्या बोलेंगी, तो सर 60 दिन का तो बात ही मत छोड़ दो, 6 दिन फॉर्म भरो। हम चाहते हैं कि कंप्लायंस समय पे हो, यू शुड नॉट पे द फी
आफ्टर 60 days. You should rather register the loan within how many days? 6 days. मैं तो चाहता हूं 6 days में हो सबका काम, क्योंकि द मोमेंट यू डिले बाय 30 days आपको क्या लगेगा? एडिशनल फीस. 30 और 30 तक 60 डेज तक चलेगा एडिशनल फीस. बट इफ यू रजिस्टर ऑन 61th डे आपको क्या लग जाएगा? एडवर्टाइजमेंट फीस. जितना अमाउंट का लोन उस हिसाब से फीस क्या हो जाएगी? वेरी, और बढ़ती जाएगी. और जितना बड़ा बड़ा लोन, और सच बताऊं, बड़े कंपनी के लोन, अब आपको मैं दिखाई देता हूं एक बार, क्योंकि मैंने बात छेड़ी है तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका एग्जाम्पल. ठीक है. इफ यू सी, इफ यू हियर कम हियर, इंडेक्स ऑफ चार्जेस, मैं यहां चलता हूं. अगेन विल गो टू, चलिए ये मैं उस कंपनी दिखाता हूं जो कंपनी नॉर्मली मैं काम करते रहता हूं, सोलार. ठीक है. अब एक बार देखिएगा, जो जानते हैं मेरा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे उनको मालूम होगा ये कंपनी का मैं दिखाते रहता हूं हमेशा काम. सोलर इंडस्ट्रीज, इसका एजीएम भी हुआ था, मैं दिखाया था. ठीक है. सोलर इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के आप देखेंगे चार्जेस, तो ये अमाउंट देखिए, जीरो पढ़ना भी नहीं आ रहा मुझे, कितना है जीरो है? 750 करोड़. आप पढ़ेंगे इसको, इट इज 750 करोड़ का लोन है. बराबर 750 करोड़ का लोन है. किसके नाम पे? एक्सिस हाउस के नाम पे, ये ना एक्सिस बैंक के नाम पे, एक्सिस ट्रस्टी के नाम पे. एक लोन था एसबीआई के नाम पे, एसबीआई सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग. मेजर लोन एसबीआई से, कुछ बैंक ऑफ इंडिया से करके यहाँ पे 54 एंट्रीज हैं. 54 ऐसे, एक हो 10, ऐसे 10 20 25 ऐसे दिखा सकते हैं. और ये सोलर इंडस्ट्रीज है, एक अच्छी कंपनी, लेकिन ठीक ठाक एवरेज कंपनी है. वी गो टू रिलायंस एंड टाटा टाइप, अमाउंट वुड बी 10,000 करोड़ टाइप्स. ये तो भी 750 करोड़ है. बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है. सोचो अब अगर ये लोन अगर मैं कब रजिस्टर करूं, अब यहाँ पे सब लिखा रहता है कि लोन कब लिया गया, क्या किया गया. अगर मैं लोन कब रजिस्टर करूं 60 डेज के बाद, तो सोचो 750 करोड़ पे कितना क्या लग जाएगा? फीस लग जाएगी. तो कोई भी चाहेगा कि लोन कब रजिस्टर हुआ जाए? 30 दिन के पहले. और 30 दिन में ऑन पेपर लिखा हुआ है. हम तो चाहेंगे कि भाई लोन कब हो जाए? 3 दिन में, 6 दिन में. जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी. ठीक है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, और जो भी आपको मैंने दिखाया है ये वाला, ये क्या है? ये क्या है? इट इज सेक्शन नंबर 81. लगे सेक्शन नंबर 81 कर भी लो, खत्म. सेक्शन 81, ये जो भी दिखाया मैंने आपको, व्हाट इज दिस? सेक्शन 81. तो क्या है सेक्शन 81? देख लो पहले ही. क्या है सेक्शन 81? रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द आरओसी ऑफिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कहां पे पाया जाता है? एमसीए के पोर्टल में. वो आपको मैंने दिखाई दिया पूरा. पढ़ लो, लाइन पूरा समझ में आ जाएगा. 81 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में. डन. अगर आप कितने दिन बाद रजिस्टर करते हो? 120 डेज के बाद. 60 डेज, पहले 30 डेज दिए थे, 30 के बाद एक्सटेंशन 30 डेज का, और 60 डेज के बाद फीस. अब इफ यू डिले बाय 120 डेज, अब तो कोई माफी नहीं है. अब तो ना सीजी कुछ करेगा, उल्टा आपको सेक्शन नंबर 86 की जो पेनल्टी बताऊंगा लास्ट में, वो अलग लगेगी. इफ यू डिले बाय हाउ मेनी डेज? 121 ऑल्सो. फीस अलग लगेगी, पेनल्टी अलग लगेगी. बात समझ में आ गई? तो ये हो गया लॉ. 30 डेज, 30 डेज, 60 डेज. सिंपल है. 30 30 60 टोटल, बट वो अलग अलग कहानी से आपको ध्यान रखते चलना है. कोई डाउट किसी को इसमें? सिंपल सा लॉ था ये. डेट मेंशन होगी, लोन कब लिया गया, बात खत्म हो गया. आपको समझना पड़ेगा उतना. स्वामी सही बात है ना. ये थोड़ी बोलेंगे ऑर्डिनेंस, मैं बार बार क्यों चिल्लाऊं ऑर्डिनेंस. मैं बोलूंगा भाई लोन लिया गया मार्च 2019 में. यू शुड अंडरस्टैंड कि मार्च 19 कब आता है और 19 कब आता है. वो तो उतना अक्ल होनी चाहिए. ऐसा अजम्पशन आईसी से लेगा कि भैया आपने पूरा पढ़ा हुआ है, तो आपको अगर मार्च 19 बोलूंगा तो आपने समझना चाहिए कि वो वैसा रहेगा. अब आप बोलोगे एग्जैक्टली डेट भी ले सकता है कि, तो वो इतना नहीं घुमाएगा. उसको जानना क्या आपसे कि डेट पता है, ये जानना नहीं, उसको ये जानना है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं. इतना नहीं करेगा वो आपको कि सर एग्जाम एडवांस के डेट के एक ही दिन, उसी दिन लोन लिया वगैरह, इतना नहीं करेगा. वो आपको मार्च में लोन लिया दिखाएगा और बोलेगा सॉल्व करो करके. नहीं नहीं होगा ना. देखो ये नहीं हो सकता क्या फॉलो, ये वाला फ्लोचार्ट पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? अरे अमेंडेड आएगा नहीं, लेकिन तुम सीएस बनो 2 साल बाद, तुम्हारे पास क्लाइंट जो आएगा वो कौन सा आ सकता है? वही सोच के तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि लोन कब लिया गया है? नवंबर 2018 में. पूछ सकते तुमसे वो. अरे देखो 74 पढ़ा अपन ने, ब्रेक केबल डिपॉजिट. डिपॉजिट कौन सा डिपॉजिट था?
सेक्शन 74 में कौन सा डिपॉजिट था? 74 वाला डिपॉजिट कौन सा था? 74 वाला सेक्शन 74 डिपॉजिट कौन सा था? जो लोन का डिपॉजिट कब लिया गया था? एक्ट आने के। अब आप बोले सर एक्ट तो आगे सर 6 साल होगा, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कोई बेवकूफ ऐसा अभी भी होगा जिसने लोन डिपॉजिट कब लिया होगा? 2011 में, जो अब तक क्या नहीं किया होगा, रीपे नहीं किया, उसके तो पढ़े ही रहे। तो ये जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर सिंपल था, व्हाट ही इज आस्किंग कि सर अब तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? सीधे दिसंबर के बाद वाले, जनवरी के बाद वाले नहीं। मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि भैया लोन कब लिया गया? सितंबर 2018 में। बिल्कुल मैं पूछ सकता हूं, और मैं बोलूंगा कि उसने लोन कब लिया? सितंबर 2018 में। उसने अब तक क्या नहीं किया? CHG 1 नहीं भरा। बताओ क्या करोगे आप? क्या बताओगे? क्वेश्चन रॉन्ग है। जस्ट सोचे देखो, मैं पूछूंगा सितंबर 18 में लोन लिया गया है, बताइए क्या करोगे? क्या बोलोगे उसको? कि तुम्हें पहले भरना चाहिए था, अब तो कुछ नहीं हो सकता? कि कुछ हो सकता है? हो सकता है। तो जो एडवाइस आप अपने क्लाइंट को दोगे वो आपको अभी देना पड़ेगा एग्जाम वालों को, कि सर मेरे को पहला फ्लोचार्ट फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। ये भी मैं पूछ सकता हूं कि भैया लोन 2017 में लिया गया है, 17 में लिया गया है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 17 में जो लोन लिया गया था उसके पास ये स्कोप था कि वो 300 दिन बाद भी फॉर्म भर सकता है, था ना? तो गलती उसकी है कि नहीं है? मुझे सिर्फ इतना बताइए, जिस बंदे ने 2017 में लोन लिया सितंबर में, उसने आज तक फॉर्म नहीं भरा, गलती उसकी है कि नहीं है? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? आई वांट योर आंसर एवरीवन प्लीज। किसी बंदे ने लोन कब लिया? सितंबर 2017 में। आज क्या चल रहा है? सितंबर 2019। उसने अब तक के फॉर्म नहीं भरा। उसने गलती करी कि नहीं करी? यस और नो? मेरे हिसाब से नहीं करी। नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसको बोला ही गया था तू कभी भी भर। अरे यार मुझे बताओ, आपको एग्जाम फॉर्म कब भरना है? 25 सितंबर को। मगर आपको डेट नहीं दूं तो आप कब भरेंगे? आप तो कैश लेके जाएंगे सीधे सेंटर पे कि सर कैश ले लो मेरा, मैं अभी बैठता करके। आप तो वो भी कर सकते भैया। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी मैं 25 तारीख बोलूंगा तो सर नॉन कंप्लायंस हो गया, क्योंकि डेट दी हुई है। पुराने में डेट ही नहीं दी थी, भरते बैठो। सर मैं अगर 800 दिन बाद भरूंगा तो अबे तू 800 नहीं, तू 8000 साल बाद भर। तू CHG के बाद CHG 10 भर देना। जब तुमने खुद किसको क्या बोला? कंपनी को, कि भरो जब भरना है भरो। आई वॉन्ट टू आस्क यू, कंपनी गलत कहां हुई? हाँ आज कंपनी गलत होंगी कि नहीं? आज तुमने इतना खतरनाक पागल मार दिया उसको, 120 दिन का तुमसे बात ही नहीं करने वाला मैं। वो डर गया बेचारा कंपनी वाला। जैसे तुम्हारा वो हेलमेट वाला कार्यक्रम है, अब उस पर घुसेंगे तो उस पर भी लंबी कहानी है। बस समझ में आ गया मेरे बोलने का मतलब क्या है? जब नहीं था तो घूमते थे खुले आम। गलत तब आप गलत थे क्या? नहीं सर, क्योंकि हमको खुद ही बोला गया था सबने, चलो जो चलना चलने दो। अब चिल्ला लिया उन्होंने, हम डर गए। मेरा पॉइंट सिंपल सा है, 2018 का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2018 में उस कंपनी ने लोन लिया, अब तक CHG 1 नहीं भरा। मेरे हिसाब से तो कंपनी गलत नहीं है, क्योंकि यूर लॉ, यूर पार्लियामेंट हैज सेड यू कैन फिल द फॉर्म एनी टाइम। तो मेरी गलती क्या थी? तो मैं एग्जाम में पूछ सकता हूं दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, मैं पूछ सकता हूं जून 2017 का लोन। आपको तब कौन सा, आपको सिर्फ तब आपकी अकल कहां पे ध्यान है कि पता है? तब आपको फ्यूचर ऊपर वाला बताना है कि नीचे वाला बताना है। लोन अगर मार्च अप्रैल का होगा तो आपको कौन सा डेट फ्यूचर बताना है? नीचे वाला। पर अगर लोन मार्च अप्रैल 2018 का होगा, आई कैन बेट यू आपको पैराग्राफ 1 लिखना पड़ेगा, ये वाला, कि सर आपके पास ऑप्शन था और आपके पास अभी भी ऑप्शन है। सर सोच के देखो, जिसने लोन अप्रैल 2018 में लिया है उसका फॉर्म आज भर सकते नहीं भर सकते? जिसने लोन कब लिया है? अप्रैल 2018 में, उसका लोन भर सकते नहीं भर सकते आज? आज यस कि नहीं? उसका CHG 1 भर सकते नहीं भर सकते? जिसने लोन 2018 में लिया था, क्या उसका CHG 1 भरा जा सकता है आज? यस और नो? यस। कैसे यस? सर 30 डेज से भरना था, नहीं भरते उसको 300 दिन और मिल रहे थे, उसके बाद 180 दिन और मिल रहे हैं। सर 510 दिन मिल रहे हैं। गिन लो 510 दिन कितने होते हैं अप्रैल से। अभी भी मैं बोल रहा हूं उसके पास और टाइम है भरने के लिए। और आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं, आप तो बोलेंगे सर बिल्कुल टाइम है, आराम से टाइम ले बेटा, 2 महीना और ले चल, टाइम तेरे पास बहुत है, तू भर, तू भर। बट कौन सा वाला फॉर्मूला भरना है? ऊपर वाला। ये मत बोलना मैं जैसे अभी एडवल लोन लूंगा, अब मैं मार्क्स काटूंगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा लोन कब का लोन है? ये ऑर्डिनेंस के पहले वाला। तुमको कौन सा फ्लोचार्ट यूज करना है? पहला वाला। उसको बिल्कुल मत बोलना एडवल वगैरह वाला नाटक, मार्क्स 0 हो जाएंगे।
और अगर यही अप्रैल 2019 आएगा यहाँ पे, तो सर आप पहला फ्लो चार्ट ना यूज करके क्या बोलेंगे, दूसरा वाला, बस इतना ही है। और दूसरे वाले में तो मुझे लगता है अप्रैल 19 से लेकर आज की बात करेंगे तो शायद टाइम चला गया है, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई से अगस्त भी चला गया, अब सितंबर में 120 डेज हो चुके, कब के खत्म। हाँ 12 जनवरी के आसपास। कौन सा? अप्रैल 17 का, अप्रैल 16 का भी हो सकता है। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब वो 510 डेज तक आप कर सकते हो नाटक। 510 डेज कैसे आ गए? 30, 300 और 180। उसके बाद तो कोई लॉग, फिर तो फिर पेनल्टी लगेंगे आपको। हाँ चलिए, हाउ टू रजिस्टर फाइनल तो वही बता चुका हूं आपको, CHG1 और CHG9। CHG9 किसके लिए? डिबेंचर्स के लिए। CHG1 अदर लोगों के लिए, मतलब बैंक और सब, ठीक है। 78 क्या बताया था मैंने आपको? 78 अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करेगी तो कौन करेगा? चार्ज होल्डर करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, मॉडिफाई आज हो रहा है तो नया अप्लाई होगा, आज की डेट पे होगा अप्लाई। रजिस्टर कराया नहीं है पहला वाला, और मॉडिफाई हो रहा है तो पहले तो चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। CHG1 तो पहले भरना पड़ेगा, क्रिएशन वाला, क्योंकि क्रिएशन जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? ये मिलेगा, इसको बोलते चार्ज आईडी। तो आप, उनका क्वेश्चन क्या था कि सर हमको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई तब होगा जब आप CHG1 खोलेंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा मॉडिफाई करना है। द मोमेंट यू सिर्फ मॉडिफाई, देखो जब आप टिक करोगे क्रिएशन तो बोलेगा डिटेल भरो, जब आप बोलेंगे मॉडिफिकेशन तो बोलेगा पहले चार्ज आईडी भरो। आपके पास चार्ज आईडी है ही नहीं तो क्या का मॉडिफिकेशन, तब आपको पहले क्रिएट तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि चार्ज आईडी बनता है। हाँ तो 78 क्या बताया मैंने आपको? अगर कंपनी फेल होती है तो चार्ज होल्डर खुद क्या कर सकता है? मे अप्लाई। और जो मे वर्ड जो इन्होंने पूछा था और मैं जो बोला था, मे का मतलब मे रह जाता है, क्योंकि बैंक को कोई शौक नहीं है कि हम जाके क्या करें, लोन रजिस्टर करते बैठे। मैं तो बैंक के सच में बताऊं, दुनिया में बहुत काम है, वो सब छोड़ के आपका CHG1 फॉर्म भर रही है, जो काम किसे करना चाहिए था? कंपनी ने। तो बैंक को सच में कोई शौक नहीं है, ये पड़ा है, कर सकती है, ठीक है। नोटिस ऑफ चार्ज ये बता चुका हूं मैं, किसको बोलते हैं? डीम नोटिस, याद है? आई गिव अ वर्ड कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो बंदा लोन लेना चाहता है कंपनी से, वो पहले क्या करेगा? ये पप्पू के बारे में बात हो रही है, ये पप्पू के बारे में बात हो रही है। सेक्शन 80 किसके लिए है? पप्पू टाइप के लोगों के लिए। कौन सा पप्पू टाइप के लोग? मतलब कौन? वो बंदा जो कंपनी की प्रॉपर्टी से क्या करना चाहता है? डील करना चाहता है। उसने क्या करना चाहिए? पहले ये खोलना चाहिए, उसने ये पढ़ना चाहिए कंपनी के पास कितनी कितनी एसेट गिरवी है। थोड़ा और घुसेंगे, अगर अपन अंदर में जाएंगे तो आप ये पता कर सकते हो कि ये 750 करोड़ का लोन है, इस लोन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी गिरवी की गई है। तब आप पता कर पाओगे कि फरीदाबाद, नोएडा ये गिरवी की गई कि नहीं की गई है। तो सेक्शन 80 का मतलब यह है कि जो बंदा कंपनी से क्या कर रहा है? डील कर रहा है, उसने क्या किया होगा, ये सब पढ़ा होगा और साथ में समझा भी होगा। जब अपन कल बात किए थे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, द पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव द नोटिस ऑफ चार्ज, उसको चार्ज की पूरी मालूमात है। एंड पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, पप्पू समान, मे सर्व पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट एंड बिलेटेड क्लेम एंड वाइंडिंग अप। वो लोग फिर बाद में वो क्लेम में वो कर सकते हैं, पर उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, साथ में CHG 2 और 3 मैंने बताया नहीं आपको। 2 और 3 क्या होता है? सिंपल सा पॉइंट है, जब आप CHG1 भरते हो, किसको? ROC को, तो ROC क्या करेगा? आपका चार्ज रजिस्टर करेगा, उसे सबूत आपको देगा। सबूत कौन से फॉर्म में देगा? CHG 2 में। और CHG 2 में कौन सा देगा? जब आप पहली बार क्या कर रहे हो? क्रिएट करोगे। अब जैसे उन्होंने पूछा था कि सर मैंने पहले क्रिएट किया, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहां पर देखोगे तो ये चार्ज क्रिएट कब किया गया है? सितंबर 2010 में। और अभी रिसेंट में चार्ज क्या किया है? फरवरी में मॉडिफाई किया गया है। जब पहली बार क्रिएट किया गया होगा तो कौन सा फॉर्म भरा होगा? CHG1। और ROC ने क्या दिया होगा? CHG2। जब मॉडिफाई किया होगा तो कंपनी ने कौन सा फॉर्म भरा होगा? CHG1। फॉर्म वही होता है, पर ROC अब क्या देगा आपको? CHG3। वन मोर टाइम आई रिपीट, जब 2010 में कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया होगा तो कौन सा फॉर्म भरा होगा? CHG1। कंपनी टू ROC CHG1, ROC टू कंपनी CHG2, पहली बार 2010। अब 8-9 साल बाद जब कंपनी ने क्या किया? मॉडिफाई किया, फॉर्म वही रहेगा, कौन सा? 1 या 9। ठीक, मैंने आपको बताया ना, CHG1 जब खोलोगे
तो एक ही फॉर्म में दो ऑप्शन आते हैं। दो ऑप्शन कौन से आते हैं? क्रिएट कर रहे हो कि मॉडिफाई कर रहे हो। वो टिक करने के बाद पूरा फॉर्म भरा जाता है। तो फॉर्म एक ही होता है और आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं उसके अंदर में, ठीक है ना, कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और आप क्या भरना चाहते हो। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे एग्जांपल के लिए, ये वही वाला फॉर्म है जो हमने भरा था अभी, ठीक है। अभी एक बार तुरंत मैं आपको दिखा दूं, 2 मिनट के सिंपल सा, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये फॉर्म एक आएगा तो CHG1 हम भरेंगे आरओसी को, और जब मॉडिफाई करेंगे तो आरओसी हमको क्या देगा? CHG3 देगा मॉडिफिकेशन में, ठीक है ना। हाँ जी, ये CHG1 मिला आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, कौन सा ऑप्शन आता है? ये चार्ज आईडी वही है 10240188, ये वही वाली चार्ज आईडी है 12010240188, बराबर। यहाँ पे दो ऑप्शन आए, चार्ज कौन क्रिएट कर रहा है? 77 में कंपनी या 78 में चार्ज होल्डर। और चार्ज क्रिएट कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है, क्योंकि हम ही काम करते हैं, तो हमने वहां पे टिक किया। नीचे मुझसे पूछा है चार्ज कौन सा है, यहाँ पे क्रिएशन है या, तो आप देख सकते हो हमें फरवरी में कौन सा काम हुआ था? मॉडिफिकेशन। तो हमने मॉडिफिकेशन टिक किया। द मोमेंट भी टिक मॉडिफिकेशन, उससे पूछा सर चार्ज आईडी नंबर दो, यहाँ पे हमने भर दिया पूरा। अब देखो चार्ज 300 दिन पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, वो सब पूछा उसने पूरा यहाँ पे अच्छे से, ये सब हमने कर दिया। उसके बाद ये सब टिक पिक कर दिया। यहाँ पे अमाउंट आएगी नीचे में, कितने करोड़ है मैंने बताया था आपको? 750 करोड़। ये पूरा हमने फिगर वहां पे भरी हुई है, और ये पूरा अंदर। और अगर आप अंदर जाएंगे, देखो कंपनी ने क्या गिरवी किया हुआ है? कंपनी की इमोल प्रॉपर्टी। और अभी मैं आपको और दिखाऊं अगर समझने के लिए, तो यहाँ पे अटैचमेंट लगती है। अगर आप ये पढ़ते बैठेंगे तो इसके अंदर में कंपनी ने कम से कम बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या की, अपनी पूरी गिरवी की हुई है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, शायद अभी आप देख नहीं पाएंगे हॉरिजॉन्टल में। कंपनी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अरबों रुपए की, क्योंकि 750 करोड़ का तो लोन है। मुझे पता इतने रुपए लोन के लिए कितने प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी? कम से कम 2-3 हजार करोड़ के ऊपर की, क्योंकि 750 करोड़ का सिर्फ लोन है। उस पर का ब्याज काउंट नहीं हुआ अब तक के, उस पर का ब्याज, उस पर की बाकी सारी बातें वो मिला करके प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स का प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। मतलब 3 से 5 हजार करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी गिरवी की गई है, उसकी पूरी शेड्यूल वहां पे लगा हुआ है विद अटैचमेंट एंड साइन वगैरह, तब जाके लोन होता है। ये सब काम कब होता है तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। एनीवेज, तो मैं आपको इसलिए दिखाया सिर्फ बताने के लिए कि CHG2 हमको मिलता है कहां से? आरओसी से। और CHG3 भी हमको मिलता है, बट वो कब मिलेगा? जब हम क्या करेंगे? चार्ज क्रिएट करेंगे। जम गया? ठीक है। तो मतलब मैं जितना मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रिवीजन बैच को भी कहीं ना कहीं पूरा नॉलेजेबल बनाऊं, इंफॉर्मेटिव बनाऊं, सो दैट आपको हर चीज देखने के लिए मिले। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट सर ये सब भी हम देख पाएंगे इस रिवीजन बैच में भी, फिर भी मैं आपको दिखा पा रहा हूं, क्योंकि अब जब आप देखेंगे ना ये सब जो आप देखते हो, इसके बाद आप सोचो एग्जाम में आपको ये कभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि सर CHG1 के अंदर कंटेंट क्या हो सकता है। बेसिक विद इन 2 मिनट्स हमने स्क्रॉल किया, और आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि CHG1 में चार्ज आईडी नंबर भी होता है, जो शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा आज तक, क्योंकि बुक में नहीं है। बुक में नहीं है चार्ज आईडी नंबर, बट चार्ज आईडी नंबर डालना पड़ता है और होता भी है। तो कुछ बातें बुक के भी बियॉन्ड होती है जो आप लिखते हो। और देखो क्लास में नहीं, मतलब इंडिया में हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे जान पाते हैं कि भैया कुछ ऐसा भी होता है, और फिर वो जब आप लिखते हो तो कहने की एग्जामिनर के मन में आधा 1 मार्क देने के इंटरेस्ट ज्यादा भी आता है, और एक होता है इंप्रेशन जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पड़ता है। इसलिए ये सब बातें अगर आप कभी भी लिख पाओ तो फायदा ही फायदा है, ठीक है ना। एनीवेज, फिर 81 हो गया, मैं आपको पहले बता चुका हूं। 82 क्या होता है? जैसे चार्ज क्या होता है? क्रिएट। वैसे चार्ज क्या होता है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? रिपे होना। ये जितने भी चार्ज यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, एक को छोड़कर बाकी सारे हरे कलर में दिख रहे होंगे आपको। कलर दिख रहे हैं? हरा वाला, ऊपर वाला ब्लैक है, बाकी सारे हरे है। हरे का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि सारे चार्ज क्या हो चुके हैं, ऊपर में दिखेगा सेटिस्फाई। पहला वाला नहीं हुआ, डैश मारा, बाकी सारे के सारे हो चुके हैं। मतलब ये सारे लोन क्या हो चुके हैं? रिपे। मतलब ये जब कोई देखेगा तो क्या समझ पाएगा इसे बैंक के पास सिर्फ कितना, इस कंपनी का कितने लोन बाकी है? सिर्फ एक है। कंपनी ने सिर्फ एक ही लोन लिया है, भले वो बहुत बड़ा लोन है पर एक ही लोन है, बाकी सारे के सारे लोन रिपे हो चुके हैं और वो ग्रीन कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्म कौन सा भरते हैं उसके लिए हम लोग? CHG4 नाम का फॉर्म हम लोग भरते हैं। और अभी CHG4 जब भरेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम CHG4 भरेंगे आरओसी को, तो वो आपको CHG5 देगा, क्या बोलकर कि आपका लोन क्या हो चुका है? सेटिस्फाई, ठीक है। इसी भी फ्लो चार्ट और इसमें भी अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इसमें भी क्या पॉइंट है देख लीजिएगा, ठीक है। द रजिस्ट्रार may on the application of company or charge holder allow such intimation to how many days?
300 डेज। वैसे कब तक भरना था आपको? 30 डेज में, बराबर। कैन यू पे आफ्टर 30 डेज ऑल्सो? फॉर्म 30 डेज के बाद ही भर सकते हो? हाँ जी। कब तक भर सकते हो? 300 दिन तक के। उसके लिए आपको थोड़ा फी भरना पड़ेगा, बट अलाउड है वो, अलाउड। तो ये अमेंडमेंट आ चुका है। पहले कैसा था, 30 डेज के बाद करते हो तो अलाउड ही नहीं था, अब वो भी अलाउड हो गया है। तो CAG 5 ध्यान रखना इसके बारे में। तो बैक टू बैक पांचों फॉर्म याद होगा, मैंने पहले बोला आपको पांचों फॉर्म, आपको सारे फॉर्म याद हो जाएंगे। अभी 4 और बचे हुए, ठीक है, वो भी देख लेंगे। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज एंड रिलीज द एब्सेंस। अच्छा, जैसे आरओसी को हम फॉर्म भर देंगे, आरओसी क्या कर देगा, एंट्री करेगा किसकी, सेटिस्फेक्शन की, और आपके नाम से वो प्रॉपर्टी के लोन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। ये CAG, यहाँ पे CAG 5 का जिक्र होगा। देन ये बताया था मैंने आपको, याद है, इंट्रोडक्शन में ही बता चुका था, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या फिर मैनेजर। जब भी आप किसको अपॉइंट करोगे, मैनेजर रिसीवर को, कौन सा फॉर्म भरोगे आप, CAG 6। तो सिंपल भाषा में बता दूं तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के 3 फॉर्म हो गए, 1, 6, 9। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी क्रिएट करने की किसी के नाम पर 3 फॉर्म हो गए, 1, 6, 9। उल्टा पढ़ते हैं, 9 किसके लिए, डिबेंचर होल्डर के लिए, 6 किसके लिए, इनके लिए। और सर अगर रिसीवर नहीं है और डिबेंचर होल्डर नहीं है, फिर भी कोई और है तो 1 है। तो 3 टाइप से चार्ज क्रिएट होता है, 169, 169 और 2, 3 और 5 क्या है, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो सर रिसीट है। 2 क्या है, 2 क्या है, क्रिएशन का रिसीट। 3 क्या है, मॉडिफिकेशन का रिसीट। और 4 भरा था अपन ने क्या, सेटिस्फेक्शन। तो 5 क्या है, उसकी रिसीट। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 6 भी हो गया, 9 हो गया, बचा 7 और 8 ही है, वो भी देख लेते हैं। 7 क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ये कहां मेंटेन होगा, अच्छा ये कौन सा चार्जेस है, ये भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस है, यस और नो, यस, मेंटेन बाय आरओसी। ऐसे ही एक कॉपी हम भी बनाएंगे, यस, वो हम बनाएंगे। याद है मैंने बताया था डिबेंचर होल्डर वाला कॉलम, SR नंबर, नेम, ये वो हम भी बनाते हैं कंपनी के अंदर में। ये कौन बनाया है, 81 सेक्शन नंबर। हम भी ऐसे ही बनाएंगे रजिस्टर में, लेकिन हम बनाते रजिस्टर में कॉलम, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस ऑफ द बैंक, ये वो सब लिखते हैं, वो हम बनाते हैं इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 85। ये कंपनी का रजिस्टर, सेक्शन नंबर 85, CAG 7। यहाँ पे क्या लिखोगे सर, वही सब लिखोगे, बता दिया। कंटेंट यहाँ पे क्या क्या लिखा रहेगा वो है। और कब तक मेंटेन किया जाएगा, ये मैक्सिमम 8 साल के लिए। 8 साल के बाद आप चाहो तो स्क्रैप कर दो, या तो रखना तो रखो, वो ठीक है। मेन आता है सेक्शन नंबर 86 जो है पेनाल्टी। पेनाल्टी किसकी वाली, सर आपने अगर चार्ज टाइम पे रजिस्टर नहीं किया, ये जो भी पढ़ाया मैंने आपको अब तक के, वो सब अगर आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो तो पेनल्टी आ सकती है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख की। और साथ साथ में जो भी ऑफिसर डिफॉल्टर वगैरह है उनकी पेनल्टी अलग है, ये तो कंपनी की हो गई, इनकी अलग से है, ठीक है। और साथ में सबसे बड़ी पॉइंट, आपने इतना सा बस लोन 500 करोड़ का रजिस्टर किया है, याद है आपको, 120 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं होता, आपको सेक्शन 86 में लेके गया था। अब आप इतना लोन, 1000 करोड़ का लोन, 500 करोड़ का लोन, कंपनी क्या कर रही, 120 डेज होकर रजिस्टर नहीं कर रही है, एंड आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पेनल्टी दे रहे हो कितने रुपए की, 1 लाख 2 लाख की नहीं, आगे ही बढ़िएगा। साथ साथ में आप 447 में फंसे, 447 में चलेगा। तो ये जो पॉइंट है डबल स्टार, ये नया अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में ऐड किया गया है। आप चाहो तो जब भी चाहो, आपके पास शायद वो होगा भी, या तो आप जाके भी गूगल में भी जाएंगे कभी भी, अभी भी साथ में आप रख सकते हो, चाहिए तो कल से आप लेके भी आइए, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट ऐसे निकाल कर आइएगा, सामने जाओगे पहले पेज पर ही आपको मिल जाएगा। उसकी कॉपी प्रिंट आउट मत निकालिए, मोबाइल पर रखिए या कहीं भी रखिए, आप देख सकते हो, कभी भी सामने में आ जाएगा। तो कभी भी क्रॉस चेक करने के लिए आपको अच्छा रहेगा कि आप जो पढ़ते हो वो सच भी है, गलत है, उसका इंपैक्ट कैसे दिखता है उसमें, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको डेट वेट मिल जाएगी, सब कुछ ठीक है। ये 12 जनवरी को ऑर्डिनेंस को क्या गया था, प्रोमोलगेट किया गया था, ये सब मैंने बता दिया था आपको। इसके अलावा हाँ, हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 77 में जा रहे थे। हाँ, ये रहा 87, ये 86 था। 86 में इन्होंने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये ऐड करवाने बोला है, फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड। और ये क्लॉज 2 है, मतलब 1 तो था ही पहले, 1 मतलब कौन सा, ये तो था ही पहले, अब ये जो है ये ऐड करवाया। उसमें क्या लिख दिया कि सर आज के बाद आप लोग क्या कहलाओगे, 447 में फंसोगे। तो अब पेनल्टी और स्ट्रिक्ट हो गई है। मतलब आपको लग रहा होगा सर बस 1 लाख और 10 लाख, लोन 500 करोड़ का, पेनल्टी 1 लाख की, नहीं सर वो तो कंपनी की थी ना, कंपनी की पेनल्टी थी, वो तो हो गया। इसके अलावा भी आपकी पेनल्टी 447 में जा सकती है, और 447 लग गया मतलब क्या लग गया, अमाउंट ऑफ लोन के मुताबिक पेनल्टी
प्लस 7 साल की जेल हो सकती है। तो आप जेल को सिर्फ 6 महीना में पकड़ना। 6 महीना किसने दिया है? सेक्शन 86 ने। 86 रेड विथ 447, जेल आपके 7 साल तक जा सकती है और पेनल्टी कैन बी ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट। तो ये जोक नहीं बचा अब ये। हाँ 3 टाइम वही तो अनलिमिटेड मतलब अब लोन बढ़ते गया तो आप तो गिनते बैठो उसको फिर अब। तो इसलिए आप इसको जोक ना ले और इसको एज अ कंप्लेंट बता। अभी एग्जाम के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, और मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं बार बार इतने बातें क्यों बताता हूं, क्योंकि आप सिर्फ, मैं बोला भी था आपको शायद डे 1 पे भी, आई वांट यू टू बी करियर रेडी। सिर्फ सीएस बन जाओ। पहली बात तो अगर आप टाइम पास से पढ़ोगे तो बनोगे नहीं पहले बात तो, क्योंकि आपको पता ही है आईसीएसआई की हालत क्या चल रही है, वो तो वैसे भी नहीं बनोगे। और गलती से अगर बन भी गए तो आप टिकोगे नहीं वहां पे, क्योंकि आपकी छोटी मोटी गलती से आप फट से फंस जाओगे। क्योंकि अमेंडमेंट बहुत आ रहे हैं, चेंजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉशन रखना पड़ता है, और आपकी छोटी सी गलती पेनल्टी हजारों करोड़ की आ सकती है। आप पे भी आएगी, कंपनी भी आएगी। कंपनी तो आपको छोड़ेगी नहीं जिंदा कभी। आईसीएसआई आपका मेंबरशिप रिकॉर्ड अलग निकाल देगी, आपके नाम रिकॉर्ड हटा देगी अलग, जेल अलग जाओगे। तो आपको लग रहा होगा सर कि सब क्या बोल रहे हो, तो आपको लग रहा है सर हमारे को सर सीएसई पास नहीं हो रहा है, वो उसके बाद अलग दुनिया है। तो उससे तो पास ही मत होना, क्योंकि अगर आपको मजाक ही करना है, क्योंकि पास होकर जेल थोड़ी जाना है आपने, तो पास ही मत हो। फिर सच मत, आप बुरा मत मानना मेरे बात को, पास ही मत होना। क्योंकि अगर आपको टाइम पास से पास होना है और समझना नहीं है ये बात को, तो मत ही पास हो, क्योंकि 2 साल में जेल जाओगे आप। उसे तो नहीं बनना तो बुरा था एक बार का, बट बनना है तो फिर ऐसे नहीं रट्टा मार के नहीं पढ़ना। फिर मैं आपको जो जो बताना चाहता हूं वो सुनो मेरी बात को, कि मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको इतनी सारी बातें। दैट टू ऑल्सो रिवीजन बैच मैं चाहता हूं कि आप समझो, सीखो, क्योंकि मेरा मोटो बहुत लॉन्ग टर्म का है कि आप एक सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनो, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनो। वैसे तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वैसे तो ऐसे टाइम पास पढ़ के तो वैसे भी आपको पास नहीं कर रहा वो, तो वो मेरे को इतना चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि वैसे आईसीएसआई में अच्छे लोग बैठे हुए जो देख लेंगे बोलते। तो आपको तो वैसे वो फिल्टर करने वाले, बट गलती से कोई बंदा बोलते ना छुप छुपा के निकल भी गया बिना पढ़ के भी, लेकिन बना लिया बेवकूफ आईसीएसआई को, तो ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना पाओगे आप, क्योंकि आपको कंसेप्चुअली मालूम नहीं है। आप बस हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है वाला एटीट्यूड नहीं चल रहा आजकल कंपनी लॉ में, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपको याद है मैंने बोला था पहले सेबी के डर था, कंपनी लॉ तो चला 500 पहला 1000, पहले 500,000 ही थी, ऐसे 1 लाख 5 लाख। अभी वो सब तरफ धीरे धीरे क्या कर रहा है, और अभी किसी ने अगर आपको बताया होगा कंपनी नया जो अमेंडमेंट आया है उसकी सेक्शन पढ़ लेना। अमेंडमेंट उसमें 30 सेक्शन क्या है, कुछ अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट एक ही है हर जगह पे। तो जानता क्या अमेंडमेंट है, हर जगह फाइन को बढ़ा दिया। बस आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। जस्ट कंपनी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट डालना नया वाला, अभी जो लेटेस्ट में आया 2 महीने पहले, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कंसेप्चुअल चेंज होता ना तो नहीं, सब में क्या कर दिया उन्होंने, फाइन ऐड कर दिया। ऐसे करते करते जब तक आप सीएस बनोगे तब तो सारे सेक्शन में हम डाल देंगे। कुछ भी करो 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़। तो 2 ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, पढ़ने के साथ साथ इतना खतरनाक पढ़ो कि सर आपको वो जिंदगी भर याद रहे, और आप हमेशा सोचो कि नहीं यार मुझे तो काम समय के पहले करना है। इसलिए मैं आपको जो बोलता हूँ, 2-3 बातें बोला था कि भैया मेरे कंपनी में जो भी कंपनी है वो 2 दिन में सीएजी फाइल करती है। इसका मतलब मुझे आपको सामने बड़ाई करने का नहीं था। आप हो कौन, आप तो स्टूडेंट्स हो, मैं तारीफ क्यों करूं आपके सामने अपनी। आई शुड टेल दिस टू माई क्लाइंट्स। मैं आपके सामने इसलिए नहीं बोल रहा कि देखो देखो तुषार पहाड़े के पास कंपनी, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भैया मेरे को नहीं रिस्क लेना है, क्योंकि मुझे मेरे पे भरोसा, लेकिन मुझे कंपनी भरोसा नहीं है। मैंने अगर कंपनी को लोन दिलवा दिया ना, कंपनी मेरे से ज्यादा चालाक है। तुषार अरे देख लेंगे ना, तू दिल्ली जाके आ जा, फिर फॉर्म भर देंगे, तू 22 को आया ही रहा ना, 22 को फिर फॉर्म भर देंगे। अरे अभी तो गणपति बैठा है, अभी गणपति उठा है, अभी दुर्गा देवी बैठी है, अभी तुम्हारा 12 महीने चलते रहे नाटक। मैं को नहीं चाहिए तुम्हारा नाटक, क्योंकि तुम्हारे नाटक में मेरा साइन लगा हुआ है, मेरे साइन के चक्कर में मैं चले जाऊंगा बर्बाद। मैं तुम्हारी बात सुनता ही नहीं, तो फिर सीए सुन लो। तो इतने एटीट्यूड अगर मैं कर सकता हूं, तो एटीट्यूड को, इसको लोग एटीट्यूड लेते हैं, इसको लोग बोलते हैं यार साला ठीक है बोल रहा है लेकिन काम भी करा देगा, तो ठीक है। पीपल टेक इट एज एटीट्यूड, अच्छा तेरे को काम नहीं करना है, इससे तो डायलॉग मार देता है, नया सीएस ढूंढ लो, नया सीएस ढूंढ लो। बट देन जो समझते हैं वो समझते हैं कि भैया मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि भैया मुझे फंसना नहीं है। दे विल पे द फीस ऑफ 15,000 रुपए, 15,000 की फीस में से मैं कहां भरते पड़ूंगा 15 करोड़। इतने पैसे है नहीं मेरे पास, आपसे भी मैं 1,000 रुपए ले रहा हूं, उसमें भी ले लेके तो सब खत्म हो जाते, बचते कुछ है नहीं, कहां से पैसे भरूंगा 15-15 करोड़ 1-1 करोड़, सब पैसे नहीं है अपने पास इतने। तो इसलिए सब समझना पड़ता है, समझे। चलिए आइए लास्ट पॉइंट पे, सीएजी 8 आखिरी में। आरओसी को जो आप एक्स्ट्रा फॉर्म भरते हो, सीएजी 1 कब भरते हो आप,
30 दिन के पहले। अगर आप डिले में भरते हो तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, CHG 8, ठीक है। तो ये आपके 8 फॉर्म यहाँ पे दिए मैंने आपको, ठीक है, पूरे, सॉरी 9 फॉर्म, ये समरी में सारे 9 फॉर्म आ जाएंगे आपके सामने। CHG 1 बता चुका था, 9 बता चुका था, ठीक है, 9 और 1 मालूम है आपको। 2 क्या बताया था मैंने आपको, 2 कौन सा था, जब आप रजिस्टर करोगे मतलब क्रिएट करोगे तब का फॉर्म, और 3 कौन सा था, मॉडिफिकेशन का। 4 कौन सा था, सेटिस्फेक्शन का, और 5 क्या था उसका, रिसीट। 6 था जब आपने किसको अपॉइंट किया, मैनेजर को, रिसीवर को, वो वाला पॉइंट। 7 क्या था, जब आप किसको लेके आते हो, वो CHG 7 बनाते हो, रजिस्टर ऑफ चार्जेस इन द कंपनी, ठीक है। और 8 बताया था मैंने आपको, व्हेन यू फाइल फॉर द डिले ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो ये था 9 हो गया। 10 एक फॉर्म हुआ करता था पहले, अब वो 10 नाम का फॉर्म कुछ रहा नहीं, ठीक है।